हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप आज का क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोशिश करिएगा कि आज का क्लास को एकदम एक टेक में ही पूरा कंप्लीट करने का, मतलब ऐसा मत करिए कि बीच में क्लास को बंद कर दिए हैं या फिर दोबारा देखना स्टार्ट किए, वो सब मत करिएगा। अगर वैसा आपको करना है तो एकदम निश्चिंत से जब भी आपको टाइम मिले तभी इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 10th यूनिट हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग मेनली हम लोग को भारत का जितना भी आपका हायर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ हुआ है उसको हम लोग को पढ़ना है। लास्ट क्लासेस में हम लोग जितना भी यूनिवर्सिटीज़ था उसको हम लोग देख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज़ को नहीं देख पाए थे, जो कि अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी कम से कम एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे आपको जो जो यूनिवर्सिटी बता चुके हैं, जैसे तक्षशिला हो गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा हल्का फुल्का आप क्या बोलते हैं नहीं भी करिएगा, या फिर थोड़ा कम से कम हल्का इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखिएगा तो काम चल जाएगा। क्योंकि इनसे जनरली बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हो सकता है पूछ दे, तो इसलिए हम लोगों को कम से कम बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो एटलीस्ट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। देखिए उसके बाद हम आपको लास्ट क्लास में हुआ ये था कि लास्ट क्लास थोड़ा सा ना, मतलब कि हम आपका ये वाला चीज़ स्टार्ट किए थे तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, बार बार क्लासेस बंद हो जा रहा था। तो चलिए आज की क्लास में ऐसा कुछ है नहीं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान में होगा पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है। तो आपको ये सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि भाई ये है कहाँ पे। तो आपको ये ध्यान में होगा कि ये कहाँ पे है। तो ये अभी का जो हम लोग का उड़ीसा दिखता है ना, अभी का जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपका पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी है। इसका जो टाइम पीरियड है वो हम आपको बताए थे कि 3rd सेंचुरी से लेके लगभग 11 सेंचुरी तक ये बढ़िया से फला फूला था। यहाँ पे कौन कौन सा चीज का पढ़ाई होता था, तो बुद्धिस्ट का पढ़ाई तो होगा ही, बाकी जो वैदिक चीज है उन सब चीजों का भी पढ़ाई होगा। जो ग्रामर है, जो आपका मेडिसिन है, जो भी आपका उस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई चल रहा था, यहाँ का भी करिकुलम ऑल द मोस्ट लगभग वही सब था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ से, ये क्या बोलते हैं, ये आपका बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, सबसे पुराना, मतलब बहुत पुराना ये यूनिवर्सिटी है। 3rd सेंचुरी से 11 सेंचुरी तक ये बहुत अच्छे तरीके से ये चला है। कौन कौन सा चीज पढ़ाई होता है इसमें, एक लुंगिडी हिल्स अगर आपको ध्यान में रहेगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूरा जो क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी है वो एक पहाड़, एक हिल में सिचुएटेड है। तो ये थोड़ा सा लुंगिडी हिल्स थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। और आपको ध्यान में होगा कि भाई उस समय पे जो आपका वेनसांग जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी में आया था, उस यूनिवर्सिटी में आपको ये ध्यान में रखना है कि उसमें हम आपको बताए थे कि ये क्या किया था। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो लिखा ही है, लेकिन साथ साथ में मतलब जो अदर जो यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में भी लिखा है। जैसे कि आपको जो हम आपको बताए थे कि वल्लभी यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में था, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा ये लिखा था। और यहाँ पे क्या आपको ये ध्यान में रखना है कि वेनसांग जो है, ठीक है, वो क्या किया था, वो इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी अपने किताब में वो क्या किया था, मेंशन किया था। तो एटलीस्ट इसमें कम से कम आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि भाई पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी लुंगिडी हिल्स में सिचुएटेड है। आज का आपका उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वहां पे है, ठीक है। जजपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है। और उसके बाद आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि 3rd सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक ये बहुत बढ़िया से फला फूला था। तो ये कम से कम कुछ इंफॉर्मेशन आप इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी का जब भी हम बात करेंगे तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान में रखना है कि इसको गोपाल के द्वारा क्या किया गया है, गोपाल के द्वारा इसका मतलब इसको स्टैब्लिश किया गया है। जो आपका पहला जो हम आपको बताए थे ना पाल वंश के बारे में, पाला डायनेस्टी, ये जो पाला डायनेस्टी है इसका जो पहला रूलर था उसका नाम था आपका गोपाल। और इसी के द्वारा क्या किया गया था, तो इस यूनिवर्सिटी का आपका फाउंडेशन रखा गया था। अभी कहां पे है, तो अभी का जो बिहार शरीफ वाला जो क्षेत्र है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये मैप एटलीस्ट आपको ध्यान में रहे कि भाई कौन सा चीज कहां पे है ना। ये देखिए, ये जो है आपका उदंतपुरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको मिलता है। ये अभी का जो आपका क्या बोलते हैं बिहार वाला जो क्षेत्र है वो उस वाले एरिया में। उसके बाद हम लोग नालंदा के बारे में बात कर चुके हैं, विक्रमशिला के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये एटलीस्ट कुछ जो है इसका आपको लोकेशन भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, हाँ, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। इसमें क्या क्या ध्यान में रखिएगा, बिहार में है, गोपाल के द्वारा ये क्या बोलते स्टैब्लिश किया गया है। गोपाल कौन है, तो पाल वंश का जो पहला शासक था वो गोपाल है। तो ये ध्यान में रखना है। ये भी आपको वही क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जैसा ही है। इसका जो फल फूलने वाला जो टाइम है ये आपका 8th सेंचुरी से 1200 के आसपास का ये टाइम है। यहाँ पे वही सेम चीज पढ़ाई होता है, ठीक है। ग्रामर हो गया, लॉजिक हो गया, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी हो गया, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसको क्या किया गया था, इसको भी लगभग जो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बख्तियार खिलजी था ना, बख्तियार खिलजी जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को लगभग 1212 में तोड़ा था, है ना। अरे क्या हम कर रहे हैं,
1212 में क्या किया गया था, तो आपको ध्यान में होगा नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया था। तो यहां पे भी आपको ध्यान रखना, नालंदा यूनिवर्सिटी के तोड़ने से लगभग 10 साल पहले इस यूनिवर्सिटी को भी क्या किया गया था, तो तोड़ा गया था। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको उदनपुरी यूनिवर्सिटी से आपको ध्यान में रखना है। उदनपुरी यूनिवर्सिटी बिहार में है, गोपाल के द्वारा क्या किया गया है, इसका स्टैब्लिश किया गया है। इसको लगभग 1193 में इसको क्या किया गया है, तोड़ा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आपका सोमपुरा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सोमपुरा यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये सोमपुरा यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो अभी का जो बांग्लादेश दिखता है वहां पे सोमपुरा यूनिवर्सिटी है। सोमपुरा कहाँ पे है, अभी का बांग्लादेश वाला में। इससे पहले जो हम आपको देखे, आपको हम बताएं आपका उदनपुरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, बिहार शरीफ में है। उसके अलावा हम आपको जो बताएं यहाँ पे पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र में। तो एटलीस्ट कुछ कुछ जैसे होता मेनली ये है ना, होगा मेनली ये कि जनरली हम लोग ना उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई कौन सा कहाँ पे है। तो वो इसलिए ये कम से कम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी हो कि अच्छा ये यहाँ पे है तो ये जनरली पाल वंश के द्वारा बनाया गया होगा। वो सब चीज एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो सोमपुरा यूनिवर्सिटी है इसको भी किसके द्वारा बनाया गया है, पाल वंश के द्वारा बनाया गया है। ये बहुत बड़ा यहाँ का अभी ना जो आपका जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया में किसको हम लोग बोलते हैं, जो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, वो वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे है ना, जिसको हम लोग भारतीय उप महाद्वीप बोलते हैं। तो ये जो भारतीय उप महाद्वीप वाला जो क्षेत्र है, इसमें बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा अगर कोई मोनेस्ट्री है तो वो यहीं पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है सोमपुरा यूनिवर्सिटी या फिर सोमपुरा महाविहारा इसको बोलते हैं। अब अगर महाविहारा बोला जा रहा है, मतलब विहार मतलब क्या था, जहां पे बुद्धिस्ट का पढ़ाई होता है। महाविहारा मतलब विहार का ये बड़ा रूप है। तो ये बस ये क्या है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का ये सबसे बड़ा केंद्र जैसा था। तो ये यहाँ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज क्या ध्यान में रखिएगा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब इसको बोला गया है, तो 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका घोषित किया गया है। आपको ध्यान में रखना है, हम इससे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताए थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कब आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। उसके अलावा हम आपको तक्षशिला के बारे में बताए थे कि तक्षशिला को कब यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका घोषित किया है। तो इन दोनों को आप हमको बताइएगा कि इसको कब किया गया है। ठीक है, इसको हम 2-3-4 बार हम आपको बता चुके हैं, तो एटलीस्ट ये कम से कम इंफॉर्मेशन थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। सोमपुरा यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, सोमपुरा यूनिवर्सिटी अभी का जो आप ध्यान में रखते हैं जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है वहां पे है। इसका भी जो टाइम वर्क पीरियड है वो भी लगभग आपका 8 सेंचुरी से आपका लगभग 11 सेंचुरी के आसपास वाला ये वाला जो टाइम है, इस टाइम पे ये काम कर रहा था। इसको इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है कब घोषित किया गया है, 1985 में घोषित किया गया है। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना कि पाल वंश जो है, आपको मेनली ये ध्यान में रखना है ना कि जो आपको बंगाल वाला, ठीक है, जो भी आपका बंगाल वाला जो क्षेत्र है, जो आपका बिहार वाला जो क्षेत्र है और जो आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है, इन तीनों में ना आपको ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज है, खास करके जो छोटा छोटा यूनिवर्सिटीज है, ये ज्यादातर ये सब आपको ध्यान रखना, ये सब पाल वंश के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो पाल वंश एटलीस्ट इसमें ध्यान में रखिए कि भाई ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है जो कि यहाँ पे किसके द्वारा बनाया गया है, पाल वंश के द्वारा बनाया गया। तो इसमें आपको ध्यान में रखना क्या क्या है, सोमपुरा यूनिवर्सिटी धर्मपाल के द्वारा बनाया गया है, पाल एम्पायर का 8 सेंचुरी के आसपास ये बना था। उसके अलावा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया है, 1985 में घोषित किया गया है। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, जिसमें आपको मिलता है जगदाला महाविहारा। अब यही है जगदाला अगर है तो, अगर महाविहारा है तो हम आपको पहले बता चुके हैं भाई, महा मतलब विहारा मतलब जो बौद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं विहारा। महाविहारा मतलब बौद्धिस्ट का मोनेस्ट्री का ये बड़ा रूप है। जब ये बड़ा रूप अपना हासिल कर लेता है तो इसको एक तरीके से विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि ये भी क्या है, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था। इसको भी किसके द्वारा घोषित किया गया है, इसको भी पाल एम्पायर के द्वारा ही बनाया गया है। कहां पे है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहां पे है। ठीक है, अच्छा यहां पे आपको ये ध्यान रखना कि वज्रयान है ना, हम आपको बताए थे कि एक होता है हीनयान, एक होता है महायान और एक होता है वज्रयान। तो आपको यहां पे ये ध्यान में रखना है कि भाई जब हम बात किए थे महायान का, है ना, महायान का जब हम बात किए थे तो वैसा चीज जहां पे क्या बोलते हैं, जहां पे भगवान गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है, तो आपका ईश्वरीय अवतार माना जाता है। ये महा क्या बोलते हैं उसको, महा ये में क्या बोलते हैं उसको, क्यों अचानक दिमाग क्या जाता है, पर ये ध्यान में रखना कि यहां पे महायान है ना, महायान, ठीक है,
महायान का जब भी बात होगा तो आपको ये ध्यान रखना है, महायान में कौन सा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है। अगर आपसे बात किया जाएगा हीनयान में, तो हीनयान में हम आपको बताएं कि हीनयान वैसा क्षेत्र है जहां पे, वैसा सेक्ट है जहां पे गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है, नॉर्मल इंसान ही माना जाता है। यहाँ पे मूर्ति पूजा वूजा यहाँ पे नहीं होता है। तो हीनयान के लिए कौन सा था, तो आपको ध्यान में होगा वल्लभी यूनिवर्सिटी का हम बात किए हैं। एक होता है वज्रयान, ठीक है, एक होता है वज्रयान जो आपको यहां दिख रहा है वज्रयान। वज्रयान क्या होता है, तो जहां पे ना बुद्धिस्ट में भी बहुत सारा ऐसा लोग है जो कि तंत्र विद्या को सही मानता है कि भाई तंत्र मंत्र वाला जो चीज है उसको सही मानता है। तो ये तंत्र मंत्र का जो विद्या था, इसका जो मेन आपका जो अगर पॉइंट देखा जाए तो ये आपका जगदाला महाविहारा ही है। और ये जो जगदाला महाविहारा है, आप लोग ये सुनते होंगे ना बहुत बार कि भाई क्या बोलते हैं, बंगाली है तो बंगाली में थोड़ा सा तंत्र मंत्र वाला विद्या आता है ना, वहां पे थोड़ा काला जादू वगैरह सबका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये इसलिए है क्योंकि ये जो बंगाल वाला जो क्षेत्र था, इस पूरे बंगाल वाले क्षेत्र में कौन सा सेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वज्रयान ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मतलब एक प्रकार से यहाँ ज्यादा फेमस वज्रयान था। महायान हम आपको बता चुके हैं, महायान नालंदा वाला क्षेत्र है, ठीक है। हीनयान आपका वल्लभी वाला क्षेत्र जो गुजरात वाला क्षेत्र है वहां पे हीनयान है। लेकिन ये जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा आपका मेनली प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान में रखना है वज्रयान। वज्रयान क्या था, तो आपका तांत्रिक जो बुद्धिस्ट होता है उसके लिए मेनली यहाँ पे काम करता था, जो तंत्र मंत्र वाला विद्या था इसके लिए। और पे आपका ये ध्यान रखना है, जगदाला जो यूनिवर्सिटी है या फिर महाविहारा है, वहां पे ये चीज मेनली किया जाता था। तो इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है, वेस्ट बंगाल में है, पाला एम्पायर के द्वारा बनाया गया है, वज्रयान का इंपॉर्टेंट एक साइट है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं आपका मुंशीगंज यूनिवर्सिटी, या फिर इसी को बोला जाता है आपका विक्रमपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। मुंशीगंज या फिर विक्रमपुर, ये कहां पे है, तो ये भी कहां पे है, ये ध्यान रखना आपका बांग्लादेश में है। अगर बांग्लादेश बंगाल वाला क्षेत्र में, तो हम आपको पहले बता चुके हैं ये किसके द्वारा बनाया गया होगा, ये मोस्ट प्रोबेबली आपका पाल वंश के द्वारा ही बनाया गया होगा। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो मुंशीगंज में केवल आप ध्यान रखिएगा पाल वंश कहां पे है, तो आपका अभी का जो बांग्लादेश है उस वाले क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए मतलब उम्मीद है यहां तक आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो सकता है, अभी तक जो हम लोग देखे जितना भी आपका जो उड़ीसा वाला में है या फिर जो बंगाल वाला में है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा। इसको कोशिश करिएगा कि इसको छोटा छोटा सा कहीं कहीं पे लिख ले, या फिर एक मैप बनाइए, मैप में ही आप कोशिश करिए कि यहाँ पे छोटा छोटा सा उसके बारे में लिखते जाएं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपका कांचीपुरम यूनिवर्सिटी। कांचीपुरम आपको ध्यान में होगा, कांचीपुरम कहां पे है, तो आपका जो अभी का जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। अभी तक हम लोग नॉर्थ इंडिया के यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर रहे थे, अब साउथ इंडिया में आते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में कौन कौन सा है, तो साउथ इंडिया में आपको पता है जो हम्पी वाला जो क्षेत्र है ना, हम्पी वाला जो क्षेत्र था उसको बहुत ज्यादा संस्कृत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। तो ये जो क्षेत्र था यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कांचीपुरम यूनिवर्सिटी कहां पे है, तो आज का जो तमिलनाडु है वहां पे है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था, इसको पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसको पल्लव वंश के द्वारा इसको बनाया गया था। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये कोई ना फॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं था। फॉर्मल यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है, फॉर्मल यूनिवर्सिटी होता है मेनली आपका पढ़ाई हो रहा है, एग्जाम हो रहा है और आपको डिग्री दिया जा रहा है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं था, यहां पे मेनली होता था कि जो स्कॉलर्स होते थे वो बस विचार विमर्श किया करते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है आपका ये क्या बोलते हैं, कांचीपुरम जो यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में है, कोई फॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ पे ऐसा एग्जाम या फिर वैसा कुछ नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो क्या बोलते हैं जो नॉलेज था उसका एक्सचेंज होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में आपको ये बस रखना है, ये फॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं था, जैसा कि आपको नालंदा तक्षशिला जो दिखता है वैसा ये यूनिवर्सिटी नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपको इस यूनिवर्सिटी में आपको एक नाम ध्यान में रखना है जिसका नाम है आपका डंडी, ठीक है। डंडी आपको ध्यान रखना है, डंडी नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे एक कवि हुए हैं। इस डंडी नाम के कवि के द्वारा क्या किया गया है, दश कुमार चरित्रम के का किताब लिखा गया है, ठीक है। तो ये किताब आपको ये ध्यान में रखना है कि डंडी के द्वारा दश कुमार चरित्रम के द्वारा का किताब लिखा गया है, इसका नाम है दश कुमार चरित्रम। दश कुमार चरित्रम में क्या था, तो 10 राजकुमारों का कहानी था, उनका पूरा क्या बोलते वो उनका यात्रा वृतांत है कि भाई उनके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे उनका प्रेम प्रसंग हुआ, कैसे उन्होंने बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं एक प्रकार से बहुत ज्यादा लड़ाई की, कौन कौन सा वो लोग लड़ाई किए हैं, कब वो लोग लड़ाई कौन सा हारे हैं, तो उसका मेनली आपको डंडी का इस किताब में मिलता है। 10 कुमार चरित्रम, 10 मतलब 10 हो गया, कुमार मतलब हो गया राजा या राजकुमार, और चरित्रम मतलब उसका पूरा जो लाइफ था उसके बारे में। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका कांचीपुरम यूनिवर्सिटी कहां पे है, तमिलनाडु में है। ये कोई फॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं था, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई स्कॉलर हुआ है जिसका नाम है डंडी। डंडी के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है, 10 कुमार चरित्रम, 10 से डंडी, 10 से 10 कुमार चरित्रम, ठीक है। इसके ये किताब लिखा गया, तो ये कम से कम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कांचीपुरम ध्यान में रहेगा, है ना, कांचीपुरम तमिलनाडु, ठीक है। एक बार हमको बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
नेहा एक बार बताइए जरा सा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूज हो रहा? हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं इसको थोड़ा स्लो स्लो ही लेके चलें, क्योंकि ये ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो यूनिट जो आपका 10 है, उस यूनिट में अगर हम बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो यही सब चीज है। ठीक है, तो इसीलिए एक बार हमको बता दीजिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम जो इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम जिन इंफॉर्मेशंस को आपको बता रहे हैं उन इंफॉर्मेशंस को तो आपको एकदम साइड में लिख ही लेना है। ठीक है, बाकी आप इसमें और भी बहुत ज्यादा चीज लिखा हुआ है, वो आपका मर्जी, आपका श्रद्धा है कि भाई आप लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो हम बता रहे हैं वो तो कम से कम आपको लिख ही ले रहा है, उन यूनिवर्सिटीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको मिलता है नागार्जुन कोंडा। अब नागार्जुन कोंडा जो आपको दिखता है, नागार्जुन, आपको ध्यान में हो कि नागार्जुन नाम का ना एक बांध भी है। ठीक है, नागार्जुन नाम का बांध भी है। ये बांध कहां पे है? तो कृष्णा नदी पे है ना, कृष्णा नदी पे आपका नागार्जुन नाम का बांध है। और यही जो आपका कृष्णा नदी है, इसी कृष्णा नदी के किनारे में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी था जिसका नाम आपको मिलता है आपका नागार्जुन कोंडा। ठीक है, और ये जो नागार्जुन कोंडा था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका ये बुद्धिस्ट था। ठीक है, ये मेनली ये बुद्धिस्ट आपका ये मिलता है, ये बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट फिलोसफी। नागार्जुन यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे काम किए थे और इन्हीं के नाम पे ये लिखा गया, मतलब ये यूनिवर्सिटी का नाम जो है नागार्जुन कोंडा, ये नागार्जुन के द्वारा ही लिखा गया है। नागार्जुन कौन थे? तो बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे बहुत बड़े। ठीक है, इनके बारे में बहुत ज्यादा हम लोग को नहीं ध्यान में रखना है ना, अगर आप लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, पर बस ध्यान में रखना है कि भाई आपका नागार्जुन कोंडा, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश में है। आपको ध्यान में रखना है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे में है। और आपको ध्यान में रखना है नागार्जुन जो थे उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं उज्जैन में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगभग दो यूनिवर्सिटी, ठीक है, दो यूनिवर्सिटी, एक तो हो गया आपका कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम कहाँ पे हम आपको बताएं? तमिलनाडु में बताएं। और उसके अलावा हम आपको बताएं एक आपका क्या बोलते हैं नागार्जुन कोंडा यूनिवर्सिटी। तो नागार्जुन कोंडा यूनिवर्सिटी और कांचीपुरम यूनिवर्सिटी, ये दोनों को आपको एटलीस्ट यहाँ पे साउथ इंडिया में ध्यान में रखना। अगर हम इसका मैप अगर आपको हम दिखाएं, ठीक है, अगर हम आपको मैप दिखाएं थोड़ा सा, कहाँ गया भाई मैप, यहाँ पे है ना, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? तो ये नाम है आपका नागार्जुन कोंडा। ठीक है, तो ये आपको नागार्जुन कोंडा आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे अगर आप आते हैं, ये तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है कांचीपुरम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये दो यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको एटलीस्ट ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं उज्जैन वाला यूनिवर्सिटी में। अब उज्जैन कहाँ पे है? तो आपको ध्यान में होगा कि अभी का जो मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहां पे उज्जैन आपको मिलता है। उज्जैन जो एरिया है वहां पे क्या था? तो वहां पे ना मेनली जो एस्ट्रोनॉमी होता था, एस्ट्रोनॉमी का मेनली वहां पढ़ाई तो जो था, जो ज्योतिष विद्या है ना, जो ज्योतिष विद्या के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं कि भाई ज्योतिष विद्या होता है, कौन सा ग्रह कहाँ पे है ना, कब कौन सा ग्रह कहाँ पे जाएगा, उन सभी चीजों के बारे में जो आपका इंफॉर्मेशन था वो मेनली अगर कहीं से गैदर किया जाता था तो वो आपको उज्जैन यूनिवर्सिटी में ध्यान में रखना है। अभी का जो मध्य प्रदेश है वहां पे है आपका मेजर हिंदू लर्निंग सेंटर है। ठीक है, उज्जैन आपको पता है ना, उज्जैन में आपका महाकालेश्वर वाला जो मंदिर है वहां पे इसलिए है क्योंकि वहां पे आपका ये पूरा जो एरिया है वहां पे हिंदू फिलोसफी का बहुत ज्यादा पढ़ाई होता था। उज्जैन वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी का और मैथमेटिक्स का यहाँ पे पढ़ाई होता था। महाविहारा जो है, महाविहारा आपको ध्यान में रखना है, महामिहिर नाम है इनका। ठीक है, महामिहिर। अब महामिहिर जो है ये क्या है? तो ये भी ना बहुत बड़े एक ज्योतिष विद्या के एक बहुत बड़े एक क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट एक स्कॉलर रहे हैं। इनका भी जो यूनिवर्सिटी था वो यही था आपका उज्जैन यूनिवर्सिटी। तो आपको क्या 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 चीज में ध्यान में रखना है? उज्जैन यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में है, हिंदू लर्निंग सेंटर है, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा है। और आपका क्या बोलते हैं वराह मिहिर। ठीक है, वराह मिहिर, वराह जो अवतार था जो आपको पता है ना, क्या बोलते हैं विष्णु जी का जो अवतार था वराह अवतार, तो उन्हीं से इनका नाम है वराह मिहिर। तो वराह मिहिर जो है ये क्या है? ये आपको उस यूनिवर्सिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कॉलर थे। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं आपका सालोटगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, सालोटगी यूनिवर्सिटी। अब सालोटगी यूनिवर्सिटी कहाँ पे? ये भी आपका क्या बोलते हैं कर्नाटक वाला क्षेत्र में है। बस आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये सालोटगी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र में है। जो राष्ट्रकूट जो वंश है, राष्ट्रकूट जैसे हम पल्लव वंश का बात किए ना आपका कांचीपुरम वाला में, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कौन सा आपको यहाँ पे राष्ट्रकूट जो है उसके द्वारा ये बनाया गया। तो ये एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन आप इसमें ध्यान में रखिए कि भाई उज्जैन यूनिवर्सिटी क्या क्या चीज ध्यान में रखना है? मध्य प्रदेश में है,
एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये साइट है। आपका वराहमिहिर जो है वो यहाँ पे काम किए थे। ये मेनली आपका हिंदू लर्निंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एक क्षेत्र है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है सालोटगी यूनिवर्सिटी है। सालोटगी कहाँ पे है? तो आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र में है। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ये मेनली आपका बनाया गया है। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये दो चीज भी आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपका एनई राम, ठीक है, एनआई राम नाम का एक यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जो लास्ट में हम आपको यूनिवर्सिटी जो बता रहे हैं, जैसे कि आपका जो एनआई राम वाला यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या फिर आपका जो सालोटगी यूनिवर्सिटी है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मतलब अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई 10 एग्जाम हुआ, 10 एग्जाम में से किसी एक एग्जाम में पूछ दिया, तो इसीलिए एटलीस्ट इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि भाई ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये चोल वंश के द्वारा बनाया गया है। कहां पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये कम से कम ये दो चीज इसमें ध्यान में रखिएगा, बाकी इसमें कुछ खास ध्यान में रखने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, ये आपका जो एंशिएंट इंडिया था, ठीक है, एंशिएंट इंडिया जो हम लोग बोलते हैं, उस पूरे एंशिएंट इंडिया का जितना यूनिवर्सिटी था हम लोग देख चुके हैं, पूरा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम लोग थोड़ा सा ना इसका रिवाइज कर लेते हैं, हल्का सा, है ना, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज हम लोग का मिस नहीं होना चाहिए, है ना। कहाँ गया भाई? हाँ, यहाँ से था ना, यहाँ से तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात किए थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे था? तो अभी का जो क्या बोलते हैं, अभी का जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको ये मिलता है, गंधार वंश का है ना। उसके अलावा आप मतलब गंधार वाला जो क्षेत्र है वहां पे है, लगभग 3000 साल पुराना यूनिवर्सिटी है। विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी अगर किसी को बोला जाता है तो यही यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कौन कौन था। तो हम लोग चाणक्य का बात किए थे, पाणिनि का बात किए थे और चरक का बात किए थे। तो ये 3 नाम आपको इसमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम यहाँ से क्या बात किए थे? उसके अलावा आप हम लोग का बात किए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात किए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको ध्यान में होगा कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। वेनसांग जो था यहाँ पे आया था। उसके अलावा बहुत ज्यादा जो क्या बोलते हैं, तिब्बत से हो गया या फिर आपका चीन से हो गया, उन क्षेत्रों से बहुत ज्यादा यहाँ पे आके बहुत ज्यादा स्कॉलर्स यहाँ पे पढ़ाई किए थे। वो सब चीज आपको ध्यान में रखना है। एटलीस्ट आप वेनसांग का नाम तो ध्यान में रखिएगा। वेनसांग जो था वो किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिवर्सिटी मतलब ये था। उसके अलावा कौन कौन सा व्यक्ति था? तो हम लोग यहाँ पे बात किए थे, शीलभद्र का बात किए थे, नागार्जुन का बात किए थे। अच्छा, यही जो नागार्जुन है, ठीक है, यही देखिए नागार्जुन, ये जो नागार्जुन है, इसी नागार्जुन के नाम पे ही नागार्जुन कोंडा वाला जो हम लोग देखे ना, नागार्जुन कोंडा वाला जो यूनिवर्सिटी था, वो इसी नागार्जुन के द्वारा आपका बोला गया। यही नागार्जुन है जो कि आपका माध्यमिक मार्ग के बारे में बताया था ना। माध्यमिक मार्ग क्या था? तो बोले थे कि भाई कोई चीज को भी बहुत ज्यादा नहीं करना है, कोई चीज को भी बहुत ज्यादा कम नहीं करना है। किसी भी चीज को जब हम लोग काम करते हैं तो उसको आपका मिडिल पाथ में करना है, बीच के मार्ग में जाना है, ना ज्यादा ना कम। यही आपका जो है ये माध्यमिक मार्ग कहलाता है, जो कि नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। नागार्जुन कोंडा नाम का यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पे आपका बनाया गया है। ठीक है, उसके अलावा हम बात किए थे, आपका आर्यदेव का बात किए थे, दिगनाग का बात किए थे और धर्मपाल का भी हम लोग यहाँ पे बात किए थे। ठीक है, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग वल्लभी यूनिवर्सिटी बात किए थे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बात किए हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी के बारे में अभी बात किए हैं, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी के बारे में बात किए हैं, स्वर्णपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात किए हैं, जगदाला यूनिवर्सिटी के बारे में बात किए हैं, कांचीपुरम के बारे में बात किए हैं। ठीक है, नागार्जुन के बारे में बात किए हैं, नागार्जुन कोंडा जो हम आपको बताएं। उसके अलावा उज्जैन, साल्टोगी और आपका एनआई राम। ठीक है, तो ये कुछ चीज हैं जो कि आपको एकदम आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है, इसमें कुछ किंतु परंतु वाला चीज नहीं है, एकदम आपको ध्यान रखना है। एक बार हमको बता दीजिए, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग अब एक तरीके से अगर हम लोग आपको बोले कि भाई एंशिएंट इंडिया, ठीक है, एंशिएंट जो इंडिया है उसको हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को सीधा आना है मुगल वाला क्षेत्र जो है ना। मुगल वाला में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि भाई हुमायूं के टाइम कैसा था, बाबर के टाइम पे कैसा था, अकबर के टाइम पे कैसा था, जहांगीर के टाइम पे कैसा था। तो ये कुछ हल्का फुल्का बस देख रहा है। और उसके बाद जो हम लोग का मेन जो चीज स्टार्ट होगा वो होगा हमारा मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन कैसे हुआ है? तो मॉडर्न एजुकेशन में चाहे आप इसमें देखते हैं कि आपका जो ब्रिटिश वाला जो एरिया है उस टाइम पे क्या हुआ था। उसके अलावा आपको देखते हैं कि बहुत ज्यादा भारत के बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं ऐसे भी लोग हैं जिनके द्वारा एजुकेशन में बहुत ज्यादा काम किया गया, तो वैसे लोगों के बारे में थोड़ा सा देखना है। ठीक है, जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा के बारे में देखना। और आपको ध्यान में रखना, लास्ट में जब हम लोग 1947 के बाद में जैसे ही हम लोग आजाद होते हैं उसके बाद में भारत में क्या क्या हुआ है वो सब चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग का जो एंशिएंट इंडिया था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग को आना है सीधा मुगल वाला क्षेत्र में। ठीक है, मुगल वाला जो टाइम था उस टाइम पे क्या क्या चीज हुआ था उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार हमको बता दीजिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? शशि एंड नेहा,
एक बार हमको बता दीजिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मुगल वाला टाइम में। अब मुगल वाला टाइम आपको पता है कि भाई 1526 में आपका हल्दी घाटी का लड़ाई हुआ था। 1526 में होता यह है कि 1526 में आपका बाबर जीत जाता है, और जैसे ही बाबर जीतता है उसके बाद में आपको पता है कि भारत में मुगल वंश का धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, जैसे ही मुगल वंश का जैसे ही राइज होता है, ठीक है, मुगल वंश का जैसे आपको ये ध्यान में होगा कि अगर छोटा सा ऐसा एक रफ मैप बना है इंडिया का, तो आपको ये ध्यान में है कि ये जो आपका नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया, इसमें आपको ये पता है कि ये वाला जो पूरा टाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, दिल्ली वाला या दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें आपको ये पता है कि भाई यहां पे आपका लगभग 1200 से लेके 1526 तक यहां पे क्या था, यहां पे दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत यहां पे आपका 1200 से लगभग 1526 तक आपका रहता है। ये जो पूरा टाइम है, ये पूरा जो भारत था वो यूनिफाइड नहीं, जैसे इससे पहले वो पूरे देश के ऊपर में उसका शासन नहीं है, छोटे छोटे राजाओं में पूरा भारत जो है वो बंट बटा हुआ है। अब इसके बाद में होता है कि भाई अचानक होता है कि मुगल का शासन आता है ना, मुगल का शासन आता है, और मुगल का जैसे ही शासन आता है, ये पूरा जो मुगल है, ये पूरा जो भारत है, पूरा भारत में ये लगभग अपना पकड़ बना लेता है। थोड़ा महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा साउथ का हल्का फुल्का क्षेत्र है, ये बस छूटता है, बाकी पूरा भारत में एक तरीके से मुगल का कंट्रोल हो जाता है। और ये जो मुगल का कंट्रोल होता है, इसी के बाद में एक तरीके से क्या होता है, इसके बाद में आपका जो एजुकेशन है, इसमें थोड़ा सा ना आपका फारसी लैंग्वेज हम लोग देखते हैं ना कि अभी हम लोग के यहाँ पे फारसी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा प्रभाव है। हम लोग जो बातचीत करते हैं उसमें फारसी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ये जो फारसी लैंग्वेज का प्रभाव है, ये क्यों आया है, इसलिए आया क्योंकि उस टाइम पे मुगल शासन कर रहे थे। मुगल जो थे वो उनका जो मेन जो भाषा था वो फारसी भाषा ही था। तो जो उस टाइम पे जो पढ़ाई होता था, जैसे अगर मेनली बात करें हम लोग, तो हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं, अगर पहले के टाइम पे भी अगर देखा जाए तो एक तो आप बोलिएगा सर कि अपने लिए करते हैं, लेकिन दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कि भाई हमको नौकरी मिल जाए। और वो जो नौकरी है, अगर सिंपल से ये बात करें कि अभी हम लोग के लिए इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई जो भी सरकार का जितना काम होता है वो ज्यादातर काम इंग्लिश में होता है। तो एक तरीके से हम लोग को इंग्लिश सीखना कंपलसरी है। उस समय पे क्या था, उस समय पे फारसी लैंग्वेज जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, इसीलिए उस समय पे फारसी जो था वो पूरा देश में पढ़ाया जाना स्टार्ट हो चुका था। तो ये बस आपको ध्यान रखना कि मुगल है, मुगल के द्वारा 1526 में शासन आया, ठीक है, और मुगल के द्वारा जैसे ही इसका शासन आता है, कहां गया भाई, यहाँ पे फारसी लैंग्वेज का थोड़ा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो जाता है। और मुगल जब हम लोग देखते हैं तो मुगल में आपको अकबर जैसा भी व्यक्ति मिलता है, जो कि मेनली जाना जाता है कि भाई सभी धर्मों को साथ में लेके चलने का। और आपको क्या औरंगजेब जैसा व्यक्ति भी मिलता है जो कि बहुत ज्यादा कट्टर था। तो यहाँ पे आपका दोनों का मिला जुला रूप आपको दिखता है कि भाई कट्टरपंथी भी है यहाँ पे और आपका नर्मपंथी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे उदारवाद और आपका कट्टरपंथी दोनों ही एक प्रकार से इसका प्रवृत्ति आपको मिलता है। इसमें आप जब देखते हैं तो चाहे वो गुलबदन बेगम हो, है ना, गुलबदन बेगम जो आपको मिलता है कि हुमायूं का जो क्या बोलते हैं, हुमायूं का जो पूरा जीवन के बारे में लिखी थी वो गुलबदन बेगम ही थी। अगर वो गुलबदन बेगम अगर आप हुमायूं के पूरे जीवन के बारे में लिख रही है तो ऑब्वियसली वो पढ़ी लिखी थी भाई। तो जो आपका गुलबदन बेगम है, जो सलीम सुल्तान है, नूर जहान है, जहां आरा बेगम है, या फिर जो दारा सिखो जो आपको मिलता है, दारा सिखो कौन है, तो जहां क्या बोलते हैं शाहजहां का बेटा है। औरंगजेब जो था वो औरंगजेब चाहता था कि दारा सिखो जो है वही क्या बने, वही देश का राजा बने। लेकिन आपको पता है इसको फिर क्या किया गया, इसको औरंगजेब के द्वारा इसको पूरी तरीके से एक तरीके से मार दिया गया, ठीक है, और उसके बाद में शासन ले लिया गया। लेकिन बोला जाता है कि जो दारा सिखो था वो सभी धर्मों का पढ़ाई लिखाई करता, तो पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज था। तो ये जो मुगल वाला टाइम है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा ज्यादा ये एक तरीके से इंपॉर्टेंस आ गया इस टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे बाबर ने स्कूलों और कॉलेजों का निर्माण को प्रोत्साहित किया था, ठीक है। जो बाबर था सबसे पहला शासक आपको पता है 1526 में बाबर का जैसे ही डेथ होता है आपको कौन मिलता है, आपको मिलता है हुमायूं। हुमायूं कौन था, हुमायूं अपने साथ में ना हमेशा कैंपस रखा करता था, है ना, कंपास
हमेशा रखा करता था जिससे उसको डायरेक्शन का पता चले। अब डायरेक्शन का मतलब एक प्रकार से वो क्या था, वो थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा वो गेन करने वाला आदमी था, थोड़ा वो दुनिया के बारे में जानना चाहता था। तो इससे हम लोग को पता चलता है अच्छा वो पढ़ाई लिखाई से भी थोड़ा सा एसोसिएटेड होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बाबर था, बाबर में कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है, स्कूल कॉलेज वगैरह सब बना है। हुमायूं उसके बाद में शासक बना, हुमायूं जब बना तो उसमें आपको ध्यान रखना है ये भी कुछ खास नहीं किया था, कैंपस हमेशा अपने साथ साथ में रखता था बस। उसके बाद में मेन एक व्यक्ति आता है जिसका नाम मिलता है आपको अकबर। अकबर जो है वो क्या करता है, अकबर अपने टाइम में बहुत ज्यादा स्कूल कॉलेजेस भी बनवाता है, लेकिन उसके अलावा क्या करता है वो बहुत ज्यादा ना पढ़ाई को प्रोत्साहित करता है। वो क्या करता है, स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा की प्रणाली की शुरुआत करता है। ये मेनली हो ये रहा था पहले होता ये था कि आप हल्का फुल्का छोटा मोटा मतलब जो जानकारी है या फिर जो आपका स्कूलिंग वगैरह सब जो है वो स्कूलिंग का पहले से फिक्स नहीं था। मतलब हो सकता था कि हाँ किसी गांव में छोटा सा है कि हाँ भाई कोई आचार्य हैं जो कि पढ़ा रहे हैं वहां पे, है ना, वैसा होता था। लेकिन यहाँ पे सरकार का इंटरफेरेंस जो था वो आपका क्या बोलते हैं एजुकेशन में बहुत ज्यादा नहीं था इस टाइम तक। लेकिन यहाँ पे जब अकबर आते हैं तो अकबर आपका एजुकेशन में आपका सरकार का इंटरफेरेंस को वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अकबर जो है वो बहुत ज्यादा ये स्टार्ट करता है। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा आपका जो फतेहपुर सीकरी वाला जो क्षेत्र है, आगरा वाला जो क्षेत्र है, जो आपका ग्वालियर वाला क्षेत्र, इवन जो दिल्ली वाला जो क्षेत्र आपको मिलता है, इन सभी क्षेत्रों में क्या करता है वो बहुत जगह जगह पे कॉलेजेस का निर्माण करवाता है। उसके अलावा आपका एक ध्यान में होगा अबुल फजल नाम का, अगर आप हिस्ट्री हल्का फुल्का अगर आप पढ़े हैं तो आपको नाम ध्यान में होगा, अबू फजल नाम का व्यक्ति होगा। और अबू फजल क्या किया था, अबू फजल के अनुसार से ये क्या ना, अबू फजल अकबर का एक तरीके से ये था, अकबर का गार्जियन था, ठीक है। मतलब अकबर जो था वो बहुत कम एज में राजा बन गया था। तो उसके बाद में ये पूरा जो क्या बोलते हैं वो राजा में क्या क्या करेगा, कौन कौन सा काम करेगा, मतलब एक प्रकार से कंट्रोल कौन करता था अकबर को, अबू फजल करता था। तो अबू फजल के अनुसार से अकबर के काल में हिंदुस्तान अपने मदरसों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब कि यहाँ पे मदरसों का बहुत ज्यादा आपका एक तरीके से प्रचलन बढ़ा था। तो मदरसे जो आज हम लोग को दिखाई देता है ना, आप लोग को दिखता हो कि अच्छा मदरसा हमको क्या बोलते हैं ईरान में नहीं दिख रहा है, इराक में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग को हिंदुस्तान में दिख रहा है। तो ये जो मदरसा का जो स्टार्ट हुआ है ये आपका अकबर के द्वारा ही किया गया। इससे पहले भी थे, लेकिन ये भारत जो था वो मदरसों के लिए फेमस हो गया था कि भाई कहीं पे अगर मान के चलते कोई ईरान का व्यक्ति है वो भारत में आके मदरसों में पढ़ाई कर रहा है, अपने बच्चों को यहाँ पे भेज रहा है पढ़ने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अकबर को शैक्षणिक नियम, शैक्षणिक विधि और पाठ्यक्रम को संकलन के लिए जाना जाता है। ये क्या किया था, तो क्या बोलते हैं पढ़ाने का कौन कौन सा तरीका होगा, मतलब जो हम लोग एजुकेशन जो हम लोग बीएड में पढ़ते हैं उन सभी चीजों के बारे में, कौन कौन सा चीज पढ़ाया जाएगा, इन सभी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा वो एक प्रकार से वो, और जबकि ये खुद से पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब एक प्रकार से ये खुद अनपढ़ था, लेकिन ये इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा ज्यादा अवेयर रहता था, ठीक है। अकबर के समय में छात्र को नैतिकता, अंक गणित, ये जो आपको एल्जेब्रा जो हम लोग बोलते हैं, है ना, जो कृषि है, ज्यामिति है, खगोल विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान, या फिर आपका घरेलू विषय जो है चिकित्सा, तर्क, धर्म, इतिहास, इन सभी चीजों के बारे में उस समय पे पढ़ाया जा रहा था। तो इसमें कुछ आपको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। मुगल काल बस आपको ध्यान में रखना है, आपका जो फारसी लैंग्वेज था वो ध्यान में रखना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, चाहे अबुल फजल हो गया, चाहे आपको नूर जहां हो गया, चाहे आपका क्या बोलते हैं गुलबदन बेगम हो गई, इन सभी चीजों का कम से कम नाम ध्यान में रखना कि हाँ भाई ये मुगल काल से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये कम से कम ध्यान में रखिएगा। इस समय पे अकबर जो था वो मेनली मदरसों का निर्माण करवाया था। मदरसों के लिए भारत जो है वो फेमस कब हुआ था, तो अकबर के काल में ही हुआ था, ठीक है। चलिए ठीक है। मुस्लिम शैक्षणिक संस्थान उलेमा द्वारा चलाए जाते थे। अब ये जो उलेमा है, ये एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, उलेमा। ये उलेमा क्या होता था, तो उलेमा ऐसा व्यक्ति जो कि पूरा जितना भी एजुकेशन वाला इंस्टीट्यूशन है उसको ये कंट्रोल करता था कि भाई क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसको जो देखने वाला काम करता था वो उलेमा करता था। तो उलेमा के द्वारा क्या किया जाता था, इसको पूरा जो आपका शैक्षणिक संस्थान है उसको चलाने का काम उलेमा करता था। अकबर के टाइम पे क्या किया गया था, अकबर के टाइम पे क्या बोलते हैं लड़कियों का शिक्षा को थोड़ा सा महत्व दिया गया था कि भाई लड़कियां जो है वो इस टाइम पे आके फॉर्मल एजुकेशन मदरसों में जो हो रहा था पढ़ाई उसमें मेनली ये काम करते। अच्छा इस टाइम पे हो क्या रहा था, इस पे हो ये रहा था ना कि अभी भी जो अगर हम आपको सिंपल से बताएं कि अभी भी जो इंडिया वाला जो क्षेत्र है, इंडिया वाला जो क्षेत्र है उसका जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, जो आगरा वाला क्षेत्र है, ग्वालियर वाला क्षेत्र है, यहां पे मेनली जो एजुकेशन है, एजुकेशन यहां पे फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन यहां पे स्टार्ट हो चुका है। फॉर्मल एजुकेशन क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहां पे मदरसे बनाए गए हैं, ठीक है। यहां पे मदरसा बहुत ज्यादा बनाया गया। अब ये जो मदरसा है आपको पता होगा कि मदरसा में कोई भी बच्चा का जैसे ही वो बोलना स्टार्ट होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पे मेनली आपका एजुकेशन उसका स्टार्ट हो जाता है ना, उसका एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बचपन से यहाँ पे एक तरीके से ये क्या था, इस एरिया में
जो मुस्लिम लोग हैं, है ना, मतलब जो हम लोग देखते हैं जो सैनिक है हो गए या फिर जो प्रशासक हो गए, वो लोगों का जो क्षेत्र है, उनका जो रहने का जो मेन एरिया था वो यही एरिया था। तो इसी एरिया में मेनली एजुकेशन उस टाइम पे ज्यादा आपका कॉन्साइज रूप से काम कर रहा था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहां पे फिर ब्रिटिश का रूल आता है, ब्रिटिश का रूल आता है, वो देखता है कि भाई दिल्ली वाला क्षेत्र में तो एजुकेशन ठीक ठाक चल रहा है ना, या फिर जो छोटा छोटा जो राजा है, वो कोई कोई राजा हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रहा है एजुकेशन में, लेकिन वो देखता है कि पूरे भारत में नहीं चल रहा है। तो ये क्या करता है, ये फिर पूरे भारत में, ठीक है, ये क्या करता है, ऑल इंडिया में ये फॉर्मल एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन को ये स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिए कि भाई जो आपका जो मुगल वाला टाइम था, उस मुगल वाले टाइम में केवल इस वाला जो ये वाला जो एरिया है, यहीं पे मदरसे थे, फॉर्मल एजुकेशन हो रहा था, लेकिन पूरे भारत में वो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ है, कुछ चीज है जो कि हम लोग को इसमें देखना है। लड़कियों का शिक्षा स्टार्ट हो चुका था। उसके में अकबर के बाद में फिर कौन आता है शासन में, तो आपको अकबर का बेटा जहांगीर बनता है, जहांगीर राजा बनता है ना, जो कि पेंटिंग वेंटिंग से बहुत ज्यादा उनको मन था, है ना, पेंटिंग, वो पेंटर माना जाता था। तो क्या बोलते हैं, जहांगीर के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकार मर जाता है तो उसकी संपत्ति राज्य में हस्तांतरित कर दिया जाएगी और उसका उपयोग मदरसों के निर्माण के लिए किया जाएगा। ये क्या हो रहा था, ये बोल ये रहा था ना भाई हमको एजुकेशन में ज्यादा ध्यान देना है। अब एजुकेशन में ध्यान देने के लिए हमको चाहिए पैसा। अब पैसा कहां से आएगा, तो एक तरीके से हड़प की नीति जो कि अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट किया गया था ना, कि अच्छा किसी का बेटा अगर नहीं है, किसी का उत्तराधिकारी अगर नहीं है, कोई अगर मर जाता है तो उसका जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, वो एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, वो एक तरीके से राजा के पास में चला जाएगा, मतलब कि वो सरकार के पास में चला जाएगा और सरकार उसका यूज करेगी एजुकेशन के ऊपर में। जैसे अभी हम लोग जो देखते हैं ना कि अभी हम लोगों का क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा एजुकेशन जो है वो, जैसे अगर हम सिंपल यहाँ पे बात करें कि भाई कि जरा सा मुगल के टाइम का जो एजुकेशन है उसमें अब जो है वो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहां पे क्या हो चुका है, एक तरीके से पूरे तरीके से बढ़ चुका है। मतलब कि जीवन के ऊपर में आपका जो कंट्रोल है, आपका जीवन का कंट्रोल, कि हो सकता है कि हम अपना प्रॉपर्टी को किसी को दान में देना चाहते, या फिर हम अपना प्रॉपर्टी को हम किसी को भी क्या बोलते हैं, मेरा जो पड़ोसी है या फिर मेरा जो मेरे बारे में देख रहा है, हम उसको देना चाहते हैं, लेकिन हम अब नहीं दे सकते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको उसको सरकार को देना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज स्टार्ट हुआ था, ये इसी टाइम में आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग जैसे ही आपको मिलता है जहांगीर, जहांगीर के बाद में राजा कौन बनता है, तो आपको मिलता है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा क्या किया गया था, शाहजहां जो था वो अपने विद्वानों को पुरस्कार देता था, छात्रवृत्ति देता था, जो भी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है उसको थोड़ा पैसा वैसा स्कॉलरशिप आपका स्टार्ट किया गया था। दिल्ली में एक कॉलेज का स्थापना इसी के मतलब इन्हीं के टाइम पे किया गया था। जो छोटा छोटा जो गांव है, जितना भी गांव है उसमें फिर ये क्या किया गया था, ये मदरसा तो स्टार्ट किया ही था, मदरसों के साथ साथ में ये विद्यालयों को भी खोला था, क्योंकि अभी तक जो एजुकेशन था उसमें जो मुस्लिम लोग हैं वही लोग मेनली आपका पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे मदरसे थे, मदरसे में कोई नॉर्मल व्यक्ति अपना बच्चा को नहीं भेजता था, तो वहां पे मेनली जो मुस्लिम जो संप्रदाय के लोग हैं केवल वही लोग काम कर रहे, मतलब एक प्रकार से पढ़ाई को अर्जित कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, शाहजहां जो है वो एक तरीके से सभी के लिए स्कूल का यहाँ पे आपका स्थापना किया था, विद्यालय यहाँ पे बनाया था, ठीक है। हिंदू आपका पाठशालाओं की तरह मुसलमानों के लिए भी मदरसे की व्यवस्था किया गया, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पढ़ाई चल रहा था। यहाँ पे आपका उच्च शिक्षा के लिए मकतब या मदरसे होते थे, जिन्हें सामान्यतः शासक, जमींदार और धनी व्यक्तियों द्वारा सहायता दी जाती थी। यहाँ पे एक है आपका मकतब, ये मकतब थोड़ा आप ये शब्द ध्यान में रखिएगा। आपको एक शब्द हम बताएं, उलेमा। उलेमा कौन था, जो कि पूरा इंस्टीट्यूशन, जितना भी आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहा है उसको कंट्रोल करता था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मकतब। मकतब क्या होता था, तो जो भी आपका क्या बोलते हैं, जो मदरसे होते थे ना, मदरसा का ही बड़ा रूप को मकतब कहलाता है। जैसे कि जो छोटा छोटा जो मान के चलते हैं कोई आपका क्या बोलते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का पढ़ाई है वो मदरसा में होगा, उससे हायर एजुकेशन के लिए क्या होगा, मकतब होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि भाई मकतब क्या, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ का जो लैंग्वेज था वो कौन सा था, फारसी था। तो ये थोड़ा सा आपको कुछ चीजें हैं जो कि आपको मुस्लिम या फिर जो आपका मुगल जो टाइम है उस टाइम से आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि सर के ऊपर से पार हो रहा है, हाँ, या फिर ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गया कि सर इतना इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे। एक बार हमको बता दीजिए कि यहां तक समझ में आया, मुगल तक में कुछ खास आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए, उम्मीद है ऐसा, हाँ, ठीक है। अगर देखिए जनरली ऐसा कैसा प्रश्न पूछेगा, अब सिंपल सा प्रश्न कभी कभी, जैसे हम एक शायद छत्तीसगढ़ का सेट का एग्जाम का क्वेश्चन देख रहे थे, उस छत्तीसगढ़ का सेट का एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि बताइए कि कौन सा मुगल शासक था जो कि
आपका क्या बोलते हैं जो कि महिलाओं की शिक्षा के लिए जिम्मेदार था, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया था। तो कौन होगा उसका जवाब? आपको पता है ना? आपको पता है कि भाई अकबर जो था वो स्टार्ट किया था। मदरसे जो है वो पहली बार कब स्टार्ट हुए थे, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई वो कौन स्टार्ट किया था। तो वो उस टाइम पे मुगल टाइम, क्या बोलते हैं, मुगल टाइम में स्टार्ट हुआ था। मेनली जो अकबर वाला जो टाइम है उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्कूल खोला गया था, उसी को हम लोग मदरसा बोलते हैं। मकतब क्या होता है? तो मकतब हम आपको बता चुके हैं। उसके अलावा उलेमा जो है वो हम आपको बता चुके हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, ध्यान में रहेंगे। चलिए बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने का काम करते हैं। अब हम लोग आते हैं आपका आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, जो अभी हम लोग जो एजुकेशन देख रहे हैं कि अभी का एजुकेशन कैसे काम करता है ना, उन सभी चीजों के बारे में अब हम लोग का स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। थोड़ा सा पता नहीं, आजकल थोड़ा गर्मी थोड़ा ज्यादा हो गया ना, तो पता नहीं ऐसा हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा भी हम क्लास ले रहे हैं, उसके बाद थोड़ा पानी प्यास हमको लग जा रहा है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं आपका आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम आपको बताएं, इसको 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, है ना। ये स्टार्ट कब से होता है? तो जैसे ही आपको ये पता है कि 1765 में आपका क्या होता है? आपका इलाहाबाद का संधि होता है। इलाहाबाद का क्या होता है? ट्रीटी होता है। और जैसे ये इलाहाबाद का ट्रीटी होता है, इससे क्या होता है कि बंगाल का जो शासन है ना, या फिर बंगाल के आसपास का पूरा जो शासन है वो किसके पास में चला जाता है? तो ये अंग्रेजों के पास में चला जाता है। ये बंगाल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ब्रिटिश, है ना, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, इसको अगर हम लोग सिंपल से बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ये चला जाता है। जो झारखंड वाला जो क्षेत्र है, इसी झारखंड वाले क्षेत्र में आपका क्या बोलते हैं, चाहे वो ढाल विद्रोह है, चाहे आप अगर विद्रोहों के बारे में पढ़ाए होंगे, तो ये सब जो है ये आपका इसी टाइम के बाद से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस मतलब एक प्रकार से आपका 1765 में क्या होता है, तो यहाँ पे अंग्रेज आ जाते हैं। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जब अंग्रेज आते हैं तो उस समय से हम लोग आधुनिक शिक्षा को हम लोग स्टार्ट मानते हैं कि भाई अब से आधुनिक शिक्षा स्टार्ट हो चुका है। तो कौन कौन सा वो लोग ऐसा ऐसा कदम उठाए थे जिससे कि हम मानते हैं कि आपका आधुनिक शिक्षा स्टार्ट हो चुका है, वो हम लोग को मिल ही पड़ना है। इसको हम लोग बोले आपको 3 भागों में इसको हम बांट चुके हैं। कौन कौन सा 3 भाग है? तो सबसे पहला तो ब्रिटिश शासन जो है उनके द्वारा बहुत ज्यादा काम किया गया है। उसके अलावा क्या? उसके अलावा जो बहुत ज्यादा जो आपका जो ईसाई मिशनरी है ना, आपको दिखता है कि जैसे ये जो मिशनरीज के द्वारा क्या किया गया, बहुत ज्यादा स्कूल कॉलेजेस खोले गए हैं। चाहे आपको झारखंड में आपको दिखता है गुमला जैसा सुदूर एरिया में, सिमडेगा जैसा, खूंटी जैसा क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा अच्छा स्कूल खुला हुआ है। तो वो उसका कौन जिम्मेदार है? तो वो आपका जितने मिशनरीज हैं उनका ये मेन काम है। तो ये मिशनरीज के द्वारा क्या क्या किया गया था। उसके अलावा हमको ये देखना है कि भाई जो भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, है ना, जो भी आपको जो मेनली आपको चाहे वो राजा राम मोहन राय हो गए या फिर वैसे जो व्यक्ति हैं, है ना, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो गई, उन सभी के बारे में हम लोग को मेनली यहाँ पे देखना है कि भाई उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आपका 1947 के बाद में कि भारत जब आजाद होता है उसके बाद में क्या क्या चीज हुआ था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो जब आया भारत में काम करने के लिए, तो आपको पता है सबसे पहले वो व्यापारी के रूप में आया था। व्यापारी के रूप में आया, अब व्यापारी के रूप में आया तो भाई उनको व्यापार करने में तो कोई खास प्रॉब्लम हुआ नहीं। लेकिन जब इनके पास में शासन आ गया तो शासन ये अकेले तो कर नहीं सकते थे, इनको भारतीयों की मदद चाहिए थी, है ना। ऑब्वियस चीज है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपकी भाषा नहीं बोल रहा है, आपके जैसा दिख नहीं रहा है, उनके ऊपर में आपको कंट्रोल करना है। अब जब उसके ऊपर में कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक तरीके से उनसे थोड़ा ज्यादा जान पहचान बनाना पड़ेगा। जान पहचान बढ़ाने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम था वो था भाई इंग्लिश, है ना, कि इनको इंग्लिश आता ही नहीं था। मतलब एक प्रकार से जो भारतीय उनको इंग्लिश नहीं आता था, इनको हिंदी नहीं आता था। तो ये क्या किया, ये लोग कोशिश ये की कि भाई हमको ऐसा व्यक्ति लोग मिल जाए जिनको इंग्लिश आता हो। और ये लोग इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भारत में फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई बोले कि बताइए सर कि क्या बोलते हैं, क्या अंग्रेज जो थे वो भारत में आए थे, बहुत अच्छा अच्छा काम किए थे, तो क्या ये बहुत अच्छा था भारत में अंग्रेजों का आना, क्या सही में अच्छा था या नहीं था? तो हम बोलेंगे ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। ये लोग केवल अपने फायदे के लिए ही ये लोग किए हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा आप लोग इसमें ये मत रहे कि ये बहुत अच्छा काम किया था, वैसा नहीं था। ये केवल अपने फायदे के लिए ही किया है। इनको चाहिए था ऐसा व्यक्ति जो कि भारत में इनका मदद कर सके, इसलिए ये लोग क्या करता है, तो ये लोग एक प्रकार से मतलब इंग्लिश का या फिर एजुकेशन का यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन में सहायता के लिए कुछ शिक्षित भारतीयों को तैयार करना चाहती थी। अंग्रेज स्थानीय रीति रिवाज और विधि विधान को बेहतर ढंग से समझना चाहते थे। अब आपको इस पूरे लोगों को समझना है, मेरे ऊपर में अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको मेरे बारे में जानना होगा कि भाई निशान जो है वो कैसा है, वो क्या सोचता है, कैसे वो सोचता है, उसके लिए
इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कितना इसके ऊपर में हम इसको कंट्रोल कितना कर सकते हैं, किन चीजों के ऊपर में कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो सब चीजें मेरे बारे में आपको जानना पड़ेगा। वो मेरे बारे में तभी आप जान सकते हैं जब हम एक तरीके से हम और आप सेम लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो सब चीज आपको एक तरीके से उन सब चीजों के बारे में जानने के लिए वो क्या करता है, वो यहाँ के लोगों को एक तरीके से पढ़ाना लिखाना स्टार्ट करता है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसे क्रमिक विकास को समझना आवश्यक है। मतलब आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी का जो व्यवस्था है, ये पहले से ही एसोसिएटेड है। मतलब अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो अंग्रेजों के द्वारा से ही एक तरीके से धीरे धीरे रिफाइन होते होते अभी तक हम लोग के पास में आया है। तो इसलिए हम लोग को पूरा ये सब चीज पर समझने का जरूरत है। चलिए हम लोग इसको ठीक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आते हैं सबसे पहले हम लोग आपका वारेन हेस्टिंग में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अब वारेन हेस्टिंग जो है, वारेन हेस्टिंग आपको ये ध्यान में होगा कि भाई जैसे ही ये क्या था, तो ये आपका उस समय पे गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था, जो कलकत्ता वाला जो क्षेत्र है उस पूरे कलकत्ता वाले क्षेत्र में वारेन हेस्टिंग का आपका कंट्रोल था। अगर आप लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग को ये समझ में आएगा, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो ये समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई खास आपको ध्यान में रखना है, इसमें बस आपको ये याद रखना है कौन सा यूनिवर्सिटी कब बना है, कौन बनाया है। ठीक है, तो ये तो एकदम आपको याद ही रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा जो साइंस बैकग्राउंड से लोग हैं उनको थोड़ा सा ये सब चीज समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। हम इस चीज को समझते हैं, पर एटलीस्ट आपको ये सब चीज याद रखना है। जैसे कि क्या याद रखना है, तो वारेन हेस्टिंग जो था, जैसे ही वारेन हेस्टिंग आया अपने शासन में, तो उसको दिखता है कि अच्छा मदरसे तो हैं, है ना, मदरसों में ठीक ठाक पढ़ाई चल रहा है, तो वो क्या करता है, मदरसों का ही वो क्या करता है, वो ठीक तरीके से स्थापना करना स्टार्ट करता है। अच्छा ठीक है, मदरसा यहाँ पे है तो इसी जैसा मदरसा वहां पे भी खोल देते हैं, वहां पे भी खोल देते हैं। तो ये क्या किया गया था, ये 1781 में ये बहुत ज्यादा वहां पे मदरसों का आपका स्टार्ट किया था, पूरा जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है उस बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो कलकत्ता वाला जो क्षेत्र है, कलकत्ता में ये मदरसों का स्थापना कब करता है, तो आपका 1781 में करता है। उसके अलावा 1791 का क्वेश्चन बहुत बार आया है यूजीसी नेट में, तो हमको लगता है कम से कम तो 7-8 बार इसका क्वेश्चन देख चुके हैं। क्या क्वेश्चन है, तो बताइए कि वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय या फिर संस्कृत कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत कॉलेज कब बना है, तो संस्कृत कॉलेज आपको ये ध्यान रखना है वाराणसी में 1791 में बना है। इसको एकदम आपको ध्यान में रखना है। क्या डेट है, 1791 में आपका संस्कृत का पहली होता है, कहां, वाराणसी में होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है आपका जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन एक नाम है, इन्हीं के द्वारा मेनली ये स्टैब्लिश किया जाता है कि भाई ठीक है ये लोग संस्कृत बहुत अच्छा ये लोग बोलते हैं, इनके जीवन में बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, तो चलो संस्कृत विश्वविद्यालय खोल देते हैं, या संस्कृत विश्वविद्यालय से नहीं रहेगा, इसको संस्कृत कॉलेज खोल देता है। तो 1791 में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया जाता है, कहां पे, वाराणसी में किया जाता है, डंकन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, जोनाथन डंकन के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये एटलीस्ट ये 1791 एटलीस्ट आपको ये ध्यान में रखना है। इसमें वही चीज हो रहा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर संस्कृत के लिए हुआ है तो संस्कृत का पढ़ाई यहाँ पे होता होगा, यहाँ पे हिंदू धर्म का और कानून व्यवस्था का यहाँ पे मेनली पढ़ाई होता था। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 1813 में, ठीक है, 1813 में चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट क्या था, तो किस प्रकार से ब्रिटिश जो है वो भारत में कंट्रोल करेंगे, समय समय पे आपका एक्ट मतलब चार्टर एक्ट वो क्या करते जारी करते हैं। जैसे अभी आप देखते हैं ना, कोई नोटिफिकेशन जारी करता है सरकार की आपको ये करना है, ये नहीं करना है, वैसे करना है, उसी प्रकार से चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट आपका 1813, ये 1813 का जो चार्टर एक्ट था, ये जो है इसको माना जाता है, ये पहला कदम माना जाता है कि भाई अब से एक तरीके से भारत में अंग्रेजों के द्वारा बढ़िया से कदम उठाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका चार्टर एक्ट कब आया है, 1813 में आया है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देने की दिशा में इसको पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसमें क्या किया गया था, इसमें यह किया गया था कि यहाँ शिक्षा की प्रकृति को लेकर सरकार में मतभेद था कि पारंपरिक शिक्षा को अपनाया जाए या फिर आधुनिक शिक्षा को अपनाया जाए। ठीक है, अब इसमें पारंपरिक और आधुनिक में क्या अंतर है, एक तो है सिंपल सा भाई ट्रेडिशनल, है ना, और एक है आपका मॉडर्न। ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या अंतर है, तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न में सबसे पहला आपको अंतर ये मिलता है कि जैसे अगर मान के चलते हैं आप ऐसे क्षेत्र में गए हैं जहां पे आपको पढ़ाई लिखाई आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ के लोग तो हमेशा से पढ़ते लिखते तो हैं, लेकिन अभी कुछ खास पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ पे हमको तो लोग चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए, तो हमको कैसे मिलेगा, तो हमको इन लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। अब पढ़ाने का दो तरीका है, पढ़ाने का दो तरीका क्या है, तो एक तो पुराना तरीका है जिसमें हम आपको बोले थे कि जो रटंत विद्या जो चीज था कि क्योंकि पहले एक तरीके से हमको पता है कि पहले पेपर्स वैसा ज्यादा अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग एक तरीके से मौखिक रूप से याद करते थे, और आपको बताया थे पूरा प्राचीन जो हम लोग देखे हैं एजुकेशन वैदिक वाला टाइम पे कि क्या होता था कि हम लोग उसको याद करते थे और उसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको आने वाले एक तरीके उसमें मिल गया था, उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग मेनली वेदों को पढ़ते थे, हम लोग उपनिषद को पढ़ते थे, है ना। उसके अलावा हम लोग जो वैदिक मतलब जो हिंदू जो ग्रंथ है ना,
जो हिंदू जो ग्रंथ है उनको पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ये बोला गया कि भाई ठीक है, एक तो हमको लैंग्वेज को पढ़ना है, यहाँ पे भी लैंग्वेज हो रहा था, यहाँ पे भी आपका लॉजिक का पढ़ाई हो रहा था, यहाँ पे भी फिलोसॉफी का पढ़ाई हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमको ये जरूरत पड़ा कि भाई अब तरीके से साइंस का पढ़ाई होने लगे, क्योंकि आपको पता है कि 1700 के आसपास में आपको ये रखना, 1600 आसपास से आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाता है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, तो हमको आपको अगर शॉर्ट में सिंपल सा बताएं, ये था कि जो अंग्रेज थे, मतलब जो यूरोप था, वहां पे हुआ ये था कि किस तरीके से हमको मशीनों को बनाना है, मतलब किस प्रकार से जो क्रूड ऑयल होता है, जो तेल होता है, कच्चा जो तेल है, उसको हमको कैसे यूज करना है, कैसे इंजन बनाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेनली इंजन बनना स्टार्ट हो चुका था, इंजन बनना स्टार्ट हो चुका था। अब जैसे इंजन बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई इंजन बनना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि हम तेल से एक मशीन बना सकते हैं जो कि मेरा काम करेगा। तो अब भारत में भी क्या हो गया, भारत में भी कच्चा माल तो बहुत ज्यादा है, तो यहां पे क्या होने लगा, यहां पे एक तरीके से ये जो कच्चा माल था, है ना, यहां का जो कच्चा माल था, इन कच्चे मालों को क्या किया गया, भारत से, इंडिया से क्या किया गया, इंडिया से इसको यूरोप में भेजा गया, है ना। मेनली अगर हम लोग बोले तो ब्रिटेन में भेजा गया। और यहाँ तो हम आपको बताएं, यहाँ पे बहुत ज्यादा उस टाइम पे क्या थे, यहाँ पे फैक्ट्रीज थे, है ना। तो फैक्ट्रीज थे, तो ये जो फैक्ट्रीज यहाँ पे फले फूले थे, तो ये इन्हीं के कारण फले फूले थे। लेकिन भारत में आपको जरूरत है कि भाई इन लोगों को भी साइंस पढ़ाया जाए, जिस यहाँ पे भी अगर फैक्ट्री लगाना पड़े या फिर यहाँ पे भी कुछ हमको करना पड़े तो वो सब हो जाए। तो यहाँ पे साइंस का पढ़ाई, यहाँ पे मैथमेटिक्स का पढ़ाई, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे वही लैंग्वेज का पढ़ाई, लैंग्वेज में क्या, तो लैंग्वेज में इंग्लिश का पढ़ाई, है ना, ये सब चीज जो था, ये सब मेनली आपका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ पे जो अब हम जो भी हम आपको बोले कि भाई जो रटंत विद्या वाला जो आपका कंठस्थ करने वाला चीज था, उस चीज को थोड़ा सा अब दरकिनार करने का बात रखने की रखने का बात किया जाना लगा। तो ये चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट में एजुकेशन का बात किया गया था कि भाई हम एजुकेशन को लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि क्या हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन से हम लोग बहुत ज्यादा एसोसिएटेड थे, हमारे जो पूर्वज हैं हमेशा से उसी चीज को पढ़ते आए थे, तो हम लोग उससे एक तरीके से एसोसिएट कर सकते थे कि हाँ भाई एक तरीके से क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन हम जानते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तरीके से इनको जरूरत ये था कि इनको मॉडर्न एजुकेशन का इनको जरूरत था कि भाई इनको मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाया जाए, भारतीयों को मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाया जाए। तो वो वहां पे थोड़ा सा दो चीज के ऊपर में कंफ्लिक्ट चल रहा था। तो ये 1813 में चार्टर एक्ट थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें थोड़ा सा मतभेद आया था कि क्या परंपरागत को तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, आधुनिक तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे एक तरीके से हम आपको एक चीज बता चुके हैं, सबसे पहला जो अगर आपको बोले कि कॉलेज जो स्थापना किया गया था, कौन सा कॉलेज था, तो 1791 में कौन सा कॉलेज है, आपका संस्कृत कॉलेज है। कहां पे खुला है, आपका डंकन के द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा आपका वाराणसी में ये खोला गया है। दूसरा जो है वो आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंसी कॉलेज। अभी भी आपको प्रेसिडेंसी कॉलेज दिखता है, अभी आपको अगर आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, जो हम लोग का स्वामी विवेकानंद थे, है ना, वो भी प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही पढ़े थे। तो ये जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है, ये इसका स्थापना कब हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 1870 में इसका स्थापना हुआ है। ये जो कलकत्ता वाला जो क्षेत्र है, कलकत्ता वाला ही इसका जो एक तरीके से देखा तो देखा जाए तो ब्रिटिश का कैपिटल का क्या था, कलकत्ता था। तो ये जो कलकत्ता वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपका कॉलेज सोचा गया कि भाई कॉलेज का यहाँ पे स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे आपका 1817 में क्या किया गया था, प्रेसिडेंसी कॉलेज का यहाँ पे स्थापना किया गया था। तो ये दो डेट याद रहेगा या नहीं रहेगा, जैसा एक बार हमको बता दीजिए। इसको फिर ना, ये प्रेसिडेंसी कॉलेज था, इसको फिर अभी कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन पहले, बहुत ज्यादा पहले नहीं, मतलब एक प्रकार से 2010 में क्या किया गया, 2010 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम आपको क्या बोले, वॉरेन हेस्टिंग जो है वो क्या किया था, वो आपका 1781 में क्या किया था, तो मदरसों का स्थापना स्टार्ट कर दिया था कोलकाता वाला क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र में। उसके बाद हम आपको बोले उससे 10 साल बाद, केवल 10 साल बाद जाइएगा तो 1791 में आ गए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज, किसके द्वारा खोला गया है, तो आपका डंकन के द्वारा खोला गया है। उसके बाद हम आपको बताया कि 1813 में चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट में मेनली ये प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे कोशिश तो किया गया कि भाई एजुकेशन को स्टार्ट करने का, लेकिन एक तरीके से यहाँ बात तो किया गया कि हम लोग ये पढ़ाएंगे, लेकिन कैसे पढ़ाया जाए उसको, क्या ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जाए या मॉडर्न तरीके से पढ़ाया जाए, इसके ऊपर में थोड़ा सा डिबेट हो गया था। उसके बाद में 1817 में, ठीक है, 1817 में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका प्रेसिडेंसी कॉलेज खोला गया था, कहां पे, कलकत्ता में। तो एक बार हमको बताइए ये स्लाइड याद है या नहीं है, याद रहेगा ये स्लाइड पूरा? इसमें कोई खास आपको अब याद करने, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा याद करने के लिए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं रहेगी ना। चलिए बढ़िया, ठीक है, नेहा को समझ में आ चुका है। चलिए बढ़िया, शशि रानी को भी याद रहेगा, ठीक है।
अब हम लोग बढ़ते हैं 1817 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये डेटा वाला चीज है। डेटा वाला चीज आपको ऐसा लग सकता है ना शशि, नेहा, आप लोग को लग सकता है कि सर याद हो गया है, पर जनरली ये याद होता नहीं है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, याद हो गया होगा आपको, लेकिन इसको आपको याद रखना है। तो कोशिश करिएगा इसको कि छोटा सा आप एकदम शॉर्ट नोट्स आप बना लें, ठीक है, कि हाँ भाई ये वाला कॉलेज यहाँ पे स्थापना हुआ था, ये यहाँ पे स्थापना हुआ था, एकदम एकदम शॉर्ट नोट्स, कंसाइज नोट जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसा आप लोग इसको बना लीजिए, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, जरा सा क्लास में आना, ठीक है। एलिफेंटस्टीन, ठीक है, एलिफेंटस्टीन जो है, ठीक है, एलिफेंटस्टीन आपका, या फिर एलिफेंट स्टोन जिसको हम बोल सकते हैं, एलिफेंट स्टोन नाम का एक मिनट जारी हुआ था। ये एलिफेंट स्टोन क्या है, अब हम लोग आते हैं 1813 में, ठीक है। 1813 में क्या था, तो 1813 वाला जो टाइम है, उस टाइम पे मेनली अगर हम लोग बोले तो ये जो भारत है, इसको ना, इसका तीन मेन एरिया बन गया था। एक तो हम लोग देख चुके हैं कि एक आपका कलकत्ता वाला जो एरिया है वो तो था ही, है ना, कलकत्ता वाला एरिया में हम लोग देख चुके हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है, वारन हेस्टिंग यहाँ पे, और सारा जो चीज है आपका मदरसा वदरसा ये सब यहाँ पे खुलवा चुका है। एक आपका वाराणसी वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा कुछ काम हो चुका है ना। वाराणसी वाला क्षेत्र तो खैर यहाँ हम गलत कर दिए, ये वाराणसी वाला क्षेत्र यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कर चुका है। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो मुंबई वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे आपका जो मुंबई वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी क्या था, इसको मेनली मुंबई वाला क्षेत्र, और यहाँ पे था आपका मद्रास वाला क्षेत्र। मद्रास और मुंबई, यहां पे भी एक प्रकार से आपका ये किया जाने लगा कि भाई पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किया जाने लगा। अब आपको ये ध्यान में हुआ कि यहां पे भी आपका क्या होता था, यहां पे भी गवर्नर जनरल यहां का अलग होता था, यहां का गवर्नर जनरल अलग होता था, और यहां का गवर्नर जनरल यहां का अलग होता था। तो यहां पे एक तो कलकत्ता का हम लोग देख चुके हैं, वारन हेस्टिंग है ना आपका। अब हम लोग आते हैं मुंबई में। मुंबई में हो रहा था, मुंबई तो बोलना सही नहीं, बंबई में, है ना। तो मुंबई में मेनली क्या हो रहा था, बंबई में मेनली ये हो रहा था कि यहाँ पे ना, एक यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बंबई प्रेसिडेंसी था, इसका जो गवर्नर था उसका नाम था आपका एलिफेंट स्टोन, ठीक है। एलिफेंट स्टोन जो है वो यहाँ के गवर्नर थे, और ये जो यहाँ के गवर्नर है, ये यहाँ पे चाह रहे थे कि भाई किसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे यूरोपीय वे ऑफ एजुकेशन की, भाई जहाँ जैसे यूरोप में पढ़ाई होता है वैसे ही भारत में भी पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमको काम करने के लिए लोग चाहिए, हमको मेरे जैसे लोग चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे 1813 में यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे एक यहाँ पे आपका जिसको हम लोग बोले ना आपका कि नोटिफिकेशन, वैसा ही यहाँ पे जारी किया गया था कि भाई यहाँ पे कोशिश हम लोग करते हैं कि यहाँ पे भी एजुकेशन आपका स्टार्ट हो जाए। इसका नाम क्या है आपका, एलिफेंट स्टोन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। 1813 में के आसपास में भारतीय शिक्षा के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया गया था, जिसे एलिफेंट स्टोन का मिनट कहा जाता है, कि भाई हम कैसे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे, इसका ये एक विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसको बोला जाता है एलिफेंट स्टोन का मिनट, ठीक है। एलिफेंट स्टोन मिनट बोला जाता है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे यही बात किया गया था कि भाई अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान जो है उसको एक तरीके से स्कूलों में पढ़ाने का एक तरीके से स्थापना किया जा सके, कि इस तरीके से सब स्टार्ट किया जा सके। उसके अलावा ये तो था ही कि भाई एजुकेशन तो हमको स्टार्ट करना ही है, लेकिन साथ में एक तरीके से हुआ कि मोरल एजुकेशन भी स्टार्ट करना है, हमको नैतिक एजुकेशन भी स्टार्ट करना है, हमको प्राकृतिक विज्ञानों का भी हमको एजुकेशन देना है। प्राकृतिक विज्ञान वही साइंस वाला जो चीज हो गया वो सब के बारे में, साथ साथ में मोरल एजुकेशन इसलिए क्योंकि इनको ये लगता था कि भाई भारतीय जो लोग है ना, वो लोग बहुत ज्यादा हीन भावना से हम लोगों को देखते थे, कि इनको खाना नहीं आता है, इनको रहना नहीं आता है, इनको जीवन जीना नहीं आता है, इनको ऐसा लगता था, है ना। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये लोग सोच रहे थे कि हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि एक तरीके से जो कि मेरे वैल्यूज को ये माने। अब उनका वैल्यूज क्या है, उनका वैल्यूज ये है कि हमको चम्मच से खाना खाना, ये उनका वैल्यू है, उनका वैल्यू सिस्टम में वो एडेड है। तो एक प्रकार से क्या हुआ, एक प्रकार से पूरा जो रहन सहन का पूरा जो तरीका है, एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन में तो हम लोग मेनली ये सोचते हैं कि भाई उसका दिमाग को केवल हमको चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे जो एलिफेंट स्टोन जो है ये क्या किए थे, ये लोग पूरा बिहेवियर, पूरा जो एक ह्यूमन का बिहेवियर है उस पूरे बिहेवियर को चेंज करने के ऊपर में ये ज्यादा जोर दिए थे। इसलिए यहाँ पे नैतिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे मेनली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नैतिक शिक्षा का थोड़ा सा स्टार्ट किया गया था। नैतिक शिक्षा और प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उस चीज का यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हो चुका था, ठीक है।
स्टार्ट नहीं हुआ था, सॉरी, हम स्टार्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे बात किया गया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट अभी हुआ नहीं है, तो 1823 में ये स्टार्ट हुआ नहीं है, ये बस एक डॉक्यूमेंट जारी किए जिसमें ये बोले कि हम लोग का रोड मैप कैसा होना चाहिए, ठीक है, जिसको एलिफेंट स्टोन का मिनट कहा जाता है 1823 में, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, भारतीय जनता को शिक्षित करने के लिए मिलनी स्टार्ट किया जाना था। यदि लोग अंग्रेजी भाषा सीखकर यूरोपीय ज्ञान सीधा प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें इसके लिए अंग्रेजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हम चाहते हैं कि हमको इंग्लिश एजुकेशन में ज्यादा डिग्री मिले, तो एक तरीके से उसके लिए भी क्या होगा, उसके लिए भी कोशिश ये किया जाए कि यहाँ पे इंग्लिश यूनिवर्सिटीज का आपका स्थापना किया जाए। तो यहाँ पे इंग्लिश यूनिवर्सिटीज का आपका स्थापना किया जा रहा था। यहाँ पे वही चीज जैसा पश्चिम में जो ज्ञान है ना, वेस्टर्न जो नॉलेज है उसका प्रचार प्रसार बढ़िया से हो पाए, जैसे आपका चाहे वो चर्च का नॉलेज है, चाहे वो आपका क्रिश्चियनिटी का नॉलेज है, चाहे वहां पे क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इसका जो नॉलेज है, ये सब चीज आपका एक तरीके से पूरे भारत में फैल जाए, इसका यहाँ पे मेनली काम किया गया था। यहाँ पे 1924 में बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किया गया था। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1824 में बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी, ये भी आपका इसी के द्वारा आपका स्टार्ट किया गया था कि हम लोग एक तो ये क्या किए, एक रोड मैप बना लिए, उस रोड मैप में चलने के लिए 1824 में ये इसका स्थापना किया गया था, बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसके आपको ध्यान में रखना है कि इसके लगभग 10 साल के बाद में जो पहला इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, पहला इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एलिफेंट स्टोन इंस्टीट्यूशन इसको बोला जाता है, तो ये एलिफेंट स्टोन इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पे स्थापना किया गया था। जो एलिफेंट स्टोन आपका एलिफेंट स्टोन का जो मिनट था, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो मेन जो आपका जो क्या बोलते हैं, जो नोटिफिकेशन था या फिर जो भी इसका जो एम था, है ना, इसका जो हम लोग अगर बोले इसका जो डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर में बेस्ड आपको ये ध्यान में रखना है कि 1834 में, ठीक है, 1834 में क्या किया गया, यहाँ पे एलिफेंट स्टोन आपका एक तरीके से खोला गया इंस्टीट्यूशन। तो ये पहला इंस्टीट्यूशन था, कहां का, मुंबई का पहला इंस्टीट्यूशन था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1823 में पहली बार क्या हुआ, एलिफेंट स्टोन नाम का एक मिनट जारी किया गया था, जो कि एक डॉक्यूमेंट था कि हम किस प्रकार से अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, हमको क्या क्या चीज वाला लोग चाहिए। तो यहाँ पे नैतिक एजुकेशन यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे बिहेवियर चेंजेस के बारे में ज्यादा आ जाता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कोशिश ये किया जाता है कि जो आपका यूरोपियन जो नॉलेज है वो पूरे देश में फैल जाए, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे कोशिश किया जाता है, ये सब चीज स्टार्ट करने का। 1834 में एलिफेंट स्टोन आपका इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खोला जाता है। ये आपको अगर ये याद ना रहे तो याद मत रखिएगा, पर कम से कम आप ये याद रखिए कि भाई 1834 में एलिफेंट स्टोन नाम का एक इंस्टीट्यूशन खोला गया, जो कि आपका एलिफेंट स्टोन मिनट के ऊपर में बेस्ड था, ठीक है। चलिए, ध्यान में रहेगा, ये ध्यान में रहेगा या नहीं रहेगा, एक बार बताइए हमको। ध्यान में रहेगा, बोर तो नहीं हो रहे ना। एक बार हमको बताइए। चलिए ठीक है, बढ़िया, एक बार हमको बता दीजिए कि याद रहेगा या नहीं रहेगा। रहेगा ध्यान में ना, ठीक है। बार बार ऐसा इरिटेट मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि हम बार बार आपसे पूछते हैं कि सही क्या बोलते, समझ में आया नहीं आया, वो सब चीज़ हम आपसे बार बार पूछते हैं। इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि हम एक तरीके से हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेरे लिए थोड़ा सा ना ये मतलब ऑफलाइन पढ़ाना थोड़ा सा गड़बड़ वाला चीज़ लगता है, क्योंकि हमको नहीं दिख रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसलिए हम आपको पूछते रहते हैं। तो आप लोग, हो सकता है हम ही अगर क्लास आपका, अगर अपना ही क्लास अगर हम करते और बार बार पूछा जाता तो हो सकता है कि हम ही इरिटेट हो जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग को ठीक तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं मैकाले में, ठीक है। 1834 तक पहुंच चुके हैं। 1834 में आपका क्या हुआ, एलिफेंट स्टोन नाम का इंस्टीट्यूशन खोला जा चुका है, ठीक है। 1823 में एलिफेंट स्टोन का जो डॉक्यूमेंट था वो जारी कर दिया जा चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं 1835 में। अब 1835 में अब आप ये सोचिए कि हम लोग 1835 में आ चुका है, ठीक है। 1835 मतलब आपको ये तो ध्यान में होगा कि 1857 में क्रांति हुआ था, तो मतलब यहां से लगभग आप लगभग आप यहाँ पे 30 वर्ष भी नहीं बोल सकते, लगभग आप केवल यहाँ से 25 वर्ष दूर है ना। एक बहुत बड़े विद्रोह से आप केवल 25 वर्ष दूर है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से क्या हो चुका है, यहाँ पे हो ये चुका है कि भाई पूरे भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व एक तरीके से लागू हो चुका है ना। अब यहाँ पे 1835 तक हम लोग ये चीज पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना इन लोगों को दोबारा वही सब चीज जो हम आपको बताएं, वही सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ये लोग को ऐसे लोग चाहिए थे जो कि इनके लिए ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से
लॉयल रहे। जैसे अभी जो मैकाले का जो आपका शिक्षा नीति था उसका बहुत ज्यादा आलोचना कुछ दिन पहले भी हुआ था। क्यों हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लोग ना, हम लोग बहुत ज्यादा मैकाले को बहुत ज्यादा हम लोग फेमस कर देते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा भारत में आधुनिक एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ाया था ये वो, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई यहां पे 3 वर्ग है ना, 3 वर्ग है। एक है आपका ब्रिटिश, एक यहां पे वर्ग है, और एक है यहां पे जनता, है ना, जनता। ब्रिटिश जो है वो जनता के ऊपर में कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब ये जो आपको ध्यान रखना है, यहां पे बीच में गैप बहुत ज्यादा है कि जनता और आपका ब्रिटिश जो है इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है। क्या ये इनको क्या चाहिए ये इनको नहीं पता है, ये क्या करना चाह रहे हैं इनको नहीं पता है। तो यहां पे क्या हो, यहां पे एक बीच में ना, यहां पे एक मिडिल में कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ी। ये ऐसे लोग होने चाहिए थे जो कि इन लोगों से ज्यादा एसोसिएट करें, मतलब इनको ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो कि हो भारतीय, लेकिन ये एक तरीके से ब्रिटेन के लिए ये झुके हुए हो, है ना, मतलब ब्रिटेन का ये बात माने, ब्रिटेन का वे ऑफ जो लिविंग है ना, इनका जो जीवन जीने का तरीका है, इसको हमेशा सही माने, है ना। इन ये जो काम कर रहे हैं इसको ये हमेशा सही तरीके से, एक तरीके से न्यायोचित ठहराएं कि भाई ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा। अगर ऐसा होगा तो यहां पे एक ऐसा क्लास बन जाएगा, यहां पे एक ऐसा क्लास बन जाएगा बीच में, जहां से यहां से जो लोग हैं ये कोशिश करेंगे कि भाई हम इस क्लास में जाके रहें। और ये जो क्लास है होगा, ये क्या होगा, ये इन ब्रिटिश के ऊपर में एक प्रकार से मतलब ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेगा। तो अगर ये कंट्रोल में रहेगा तो ये पूरी जो जनता है ये कंट्रोल में रहेगी। इसीलिए यहां पे क्या किया गया, यहां पे इस क्लास को कंट्रोल करने के लिए मैकाले का नीति आया था, ठीक है। मैकाले का नीति आया था, यहां देखिए वही लिखा गया है कि यहां पे आपका पश्चिमी ज्ञान, आपका अंग्रेजी साहित्य, ठीक है भाई, इंग्लिश लिटरेचर, क्या जब आप इंग्लिश लिटरेचर में जाते हैं, खास करके 18वीं सेंचुरी में 19वीं सेंचुरी में जब आप जाते हैं, तो आपको पूरा धार्मिक वाला जो चीज है, चीज था, वो सब चीज हो गया। और उसके अलावा जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन सभी चीजों के ऊपर में यहाँ पे ध्यान दिया जाने लगा। यहाँ देखिए वही लिखा हुआ है कि भारत में ऐसा एक वर्ग तैयार किया जाए, एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो रंग और रक्त से भारतीय हो, जो कि दिखे भारतीय जैसा, उनका खून जो हो भारतीय हो, लेकिन उनका जो विचार हो, है ना, उनको भाई वो कैसे सोच रहे हैं, उनका जो खाना खाने का तरीका, उनका जो जीवन को जीने का तरीका, उनका जो नैतिकता है, उनका जो बुद्धि है, वो सब कैसा, वो सब आपका अंग्रेजों जैसा हो। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता थी। इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए यहां पे इंग्लिश को मेन इंपॉर्टेंस दिया गया। और यहां पे जो सरकारी जो आपका नियुक्ति होता था, जितना भी आपका अभी तक जो जॉब का वैकेंसी आता था, उसमें इंग्लिश को अब यहां से कंपलसरी कर दिया गया कि भाई अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो क्लास है, कहां गया, कहां लिखे थे हम, लिखे थे, यहां लिखे थे ना, ये जो क्लास है, ये क्लास अब क्या करेगी, अब इनको इंग्लिश चाहिए होगा जानना, है ना, इनको अब इंग्लिश जानना जरूरी होगा। तो यहां पे क्या किया गया, यहां पे मैकाले का जो 1835 में जो आया था, उसमें क्या किया गया, यहां पे आपका इंग्लिश जो था उसको आपका कंपलसरी कर दिया गया। कहां पे, तो जो भी आपका नियुक्ति होता है, जितना भी आपका सरकारी नियुक्ति हो रहा है, वहां पे इंग्लिश भाषा को आवश्यक बना दिया गया। इस नीति का मुख्य लक्ष्य था जनता तक पहुंचना, मतलब जनता तक किसी तरीके से हम पहुंचे, जनता तक मेरा इंटरफेरेंस बढ़ जाए, जनता के ऊपर मेरा कंट्रोल बढ़ जाए। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है आपका इन्फिल्ट्रेशन, आपका पॉलिसी। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो इन्फिल्ट्रेशन हम लोग बोलते हैं जब घुसपैठ हम लोग करते हैं ना किसी में, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उससे बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है आपका भारत में, है ना, मतलब घुसपैठी जो है वो बहुत ज्यादा वहां से भारत में आते हैं। तो ये इन्फिल्ट्रेशन पॉलिसी इसको बोला जाता था, क्योंकि यहां पे भी घुसपैठ हो रहा था। घुसपैठ कहां पे हो रहा था, तो घुसपैठ आपको ध्यान में रखना कि भाई हम उस पूरे जनता के ऊपर में, उनके अंदर में हम उसको एक प्रकार से वहां घुसपैठ करना चाहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इन्फिल्ट्रेशन पॉलिसी किसको कहा जाता है, या फिर घुसपैठ की आपकी नीति किसको कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैकाले का भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो आंकलन है, इसमें आपका बोला गया था, जो मैकाले जो अपना जो रिपोर्ट दिया था, इसमें ये क्या किया था, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये एक तरीके से इन्फिल्ट्रेशन का पॉलिसी बनाया था। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं, अंदर में बहुत ज्यादा और भी चीज था, लेकिन उतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो मैकाले का जो रिपोर्ट है आपका 1835 में आया था, इसको इन्फिल्ट्रेशन का पॉलिसी कहा जाता है, क्योंकि यहां पे एक ऐसा क्लास बनाने का कोशिश किया गया जहां जो कि एक तरीके से दिखे आपका भारतीय लोग जैसा, लेकिन वो एक तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल हो किसके, तो आपका ब्रिटेन का कंट्रोल में हो, ठीक है। यहां देखिए, उसके अलावा यहां पे इस समय पे जो आपका गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो था आपका लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये क्या किए थे, ये जो 1837 में, एक तो हम आपको बताएं क्या, एक हम आपको बताएं, कहां था वो,
एक चीज हम आपको बताएं कि ये जो इंग्लिश है, इस इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कहां पे कर दिया गया, जॉब्स में, जॉब्स में। अब यहां पे क्या किया गया, यहां पे ये कब हुआ है, ये हुआ है आपका 1835 में। बस इसके 2 साल के बाद मतलब 1837 में क्या होता है, तो जो आपका इंग्लिश है उसको जितना भी सरकारी काम होगा, जितना भी सरकार का जितना भी काम होगा, उन सभी काम काजों का जो मेन भाषा है, जो प्राइमरी जो लैंग्वेज है, वो किसको बना दिया गया, तो वो आपका इंग्लिश को बना दिया गया। देखिए यहाँ पे 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा घोषित कर दिया गया। अब अगर सरकारी भाषा घोषित कर दिया जा चुका है तो सभी काम, जितना भी काम होने वाला है, अब सरकारी का जितना भी काम होगा वो इंग्लिश में होगा। अगर उसको समझना है आपको, चाहे आप वकील हो, ठीक है, चाहे आप क्या बोलते हैं मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, आपको सबको इंग्लिश आना अब क्या हो चुका था, अब कंपलसरी हो चुका था। तो वैसे लोगों की यहाँ पे आवश्यकता हो चुकी थी। तो ये मैकाले का रिपोर्ट आपको 1835 में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, रुकिए जरा सा। अब हम लोग आते हैं आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन में, ठीक है। मैग्ना कार्टा क्या था, तो मैग्ना कार्टा आपको पता है कि अंग्रेजों का हुआ ये था कि भाई 1215 के आसपास में मैग्ना कार्टा आया था। मैग्ना कार्टा क्या था, तो मैग्ना कार्टा वैसा एक डॉक्यूमेंट था जिसके द्वारा लोगों को अधिकार दिया गया था। तो पहली बार जो अधिकार मिला था वो मैग्ना कार्टा से ही मिला था। यहां पे भी इसको एक तरीके से इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पे पहली बार अधिकारों का बात हुआ था कि भाई लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। अब लोगों को अधिकार, कैसा अधिकार, तो लोगों को अधिकार मतलब कि हमको यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सभी को शिक्षा का अधिकार ये मिलना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि एक तरीके से चाहे आपका लोअर एजुकेशन हो चाहे वो हायर एजुकेशन हो, दोनों का यहाँ पे साथ साथ में बात किया जाने लगा। और आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, जहां पे आपका इंग्लिश एजुकेशन कहां पे हम लिखे थे, वो पॉइंट लिखे भी है कि नहीं लिखे हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। एक सेकेंड, आपको यहाँ पे ये करना है कि एक तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन जो था वो एक तरीके से स्टार्ट हो चुका था। अच्छा, ये जो वुड है, ये एक तरीके इसके अंदर, इसको हम थोड़ा सा ठीक तरीके से बताते हैं, रुकिए। हुआ ये था कि वुड डिस्पैच, वुड नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक डॉक्यूमेंट लिखा था, एक डॉक्यूमेंट था। तो उस पे ना लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है उनको ये लिखा था। देखिए जो आपका 1854 में जो डलहौजी थे, आपको ये पता है ना, डलहौजी के द्वारा ही हड़प का नीति आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो यही लेके आया था, हड़प का नीति, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का सिंपल सा नियम ये था कि भाई हमको पूरा देश के ऊपर में कंट्रोल करना है। ये जो हम लोग देखते हैं ना, झांसी की रानी जो थी, उसका मतलब उनका बेटा नहीं था या फिर उनका बच्चा जो था उसका डेथ हो गया था, तो वो बोला गया कि अब से क्या होगा, अब से पूरा जो झांसी का जो पूरा एरिया है वो अब किसी कंट्रोल में चला जाएगा, तो वो ब्रिटेन के कंट्रोल में चला जाएगा। तो वो सब जो था एक तरीके से वो क्या था, वो हड़प का नीति था, जिसके खिलाफ ये लोग साथ में लड़ाई की थी। 1857 का क्रांति हुआ था, तो उस समय पे भी जो गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड डलहौजी ही था। इस लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे एक वुड नाम का व्यक्ति था जो कि एक डॉक्यूमेंट लिखा था जिसको हम लोग बोलते हैं वुड डिस्पैच। कब आया था, 1854 में वुड डिस्पैच नाम का डॉक्यूमेंट आया था। इस वुड डिस्पैच में क्या बोला गया था, तो इस वुड डिस्पैच में मेनली अधिकारों का बात किया गया था कि भाई लोगों को अधिकार होना चाहिए शिक्षा का, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रारंभिक, माध्यमिक और आपका उच्च शिक्षा का अधिकार के बारे में यहाँ पे बात किया गया था कि भाई इनको अधिकार मिले। और यहाँ पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक कहीं पे भी नहीं आया, वो था आपका वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में यहां ध्यान हुआ, मतलब कि जो आपका व्यावसायिक शिक्षा होता है, व्यावसायिक शिक्षा मतलब कि अगर हम लोहार का मान के चलते हैं ना भाई, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमको चाहिए पेपर। अब पेपर बनाने के लिए हमको चाहिए ऐसा व्यक्ति जो कि पेपर बनाना जानता हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वहां पे
कुछ ऐसा कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा जिससे कि लोग उस चीज के ऊपर में जाएं, है ना, या फिर लोहार का कोर्स हो जाए, या फिर कुछ भी वैसा आपका इस टाइम पे आपको पता है कि इस टाइम पे आपका रेलवे भी आपका लगना स्टार्ट हो चुका था, तो उस टाइम पे वो एक तरीके से क्या, वो एक तरीके से वहां पे ऐसे लोगों की आवश्यकता थी कि जो कि अभी के टाइम पे जिसको हम लोग बोलते हैं आईटीआई वगैरह सब जो कोर्स वगैरह होता है, आईटीआई का जो कोर्स वगैरह सब कुछ होता है, वो सब किया हुआ व्यक्ति चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे वोकेशनल कोर्स का बात किया जाने लगा कि भाई अब हमको यहाँ पे केवल एडमिनिस्ट्रेशन में लोग नहीं चाहिए, केवल हमको ऐसा नहीं चाहिए जो कि हमको प्रशासन में हेल्प करे, हमको ऐसे लोग भी चाहिए जो कि एक तरीके से हम कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम जो रेलवे लगा रहे हैं, या फिर जितना भी ऐसा क्या बोलते हैं सेक्टर है जहां पे एक तरीके से, जहां पे वैसे लोग हमको चाहिए जो कि एक तरीके से मेरा हेल्प कर सके काम करने में। चाहे वो मान के चलते हैं ये जो बेंच बना हुआ है, तो ये बेंच बनाने के लिए भी कोई लोग चाहिए होगा, तो उन लोगों का एजुकेशन भी स्टार्ट करने का यहाँ पे बात किया गया था। तो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन का बात किया गया था, यहाँ पे अधिकारों का बात किया गया था, यहाँ पे महिलाओं के शिक्षा के अधिकारों के बारे में बात किया गया था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है, जो कि आपका कब आया है, तो आपको ध्यान में रखना है 1854 में आया है। ठीक है, यहां वही है आपका व्यावसायिक शिक्षा, कन्याओं का शिक्षा, इन सब चीजों के बारे में बात किया गया था। यहाँ पे क्या बोलते हैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम यहाँ पे आपका मातृभाषा होना चाहिए, इसका बात किया गया था। यहाँ पे बात किया गया था कि जो आपका जो स्टार्टिंग में जो एजुकेशन होगा, एकदम जो स्टार्टिंग में जो हम लोग देखते हैं कि भाई पहला सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में जो एजुकेशन होगा, वो आपका जो मदर लैंग्वेज है ना, जो मदर टंग है, उसी पे आपका पूरा का पूरा लैंग्वेज वहां पे मतलब पूरा का पूरा पढ़ाई आधारित होगा, जो कि अभी भी होता है ना। अभी भी हम लोग ये देखते हैं ना कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या बोला गया, उसमें ये बोला गया कि भाई जो आपका जो स्टार्टिंग का जो एजुकेशन होगा वो आपका अपना भाषा में होना चाहिए, आप जो भी भाषा बोलते हैं उसी में होना चाहिए। तो ये क्या था, ये उसी टाइम से आया था। तो ये ध्यान रखना, प्रारंभिक आपका जो विद्यालय है वहां पे शिक्षा का माध्यम आपका मातृभाषा होना चाहिए, जबकि जैसे ही आप उच्च एजुकेशन में जाएंगे, जैसे ही आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, आपका जो माध्यम होगा वो इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश को क्या बोलते हैं बढ़ाने का बात किया गया था। और इंग्लिश को बढ़ाया कैसे जाएगा, तो इंग्लिश को बढ़ाने के लिए यहाँ पे अनुदान, यहाँ पे ग्रांट देने का बात किया गया था कि सरकार जो है वो इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ क्या दे, यहाँ पे आपका ग्रांट दे। और ये जो ग्रांट था ये कितना था, तो ये 1 लाख रुपए था। ठीक है, 1 लाख रुपए, अभी के टाइम के तो कुछ नहीं है, पर उस टाइम पे 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा था। तो 1 लाख रुपए उस टाइम पे एक तरीके से तय किया गया था कि भाई हम क्या करेंगे, हम हर साल यूज करेंगे आपका भारत में एजुकेशन को, या फिर इंग्लिश एजुकेशन को, मोर स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये वुड डिस्पैच आपको ध्यान में रखना है इसको। अच्छा, यहाँ पे ना इसी टाइम पे शिक्षा विभाग भी बनाया गया था। अभी जो हम लोग देखते हैं, जो मिनिस्ट्री देखते हैं या फिर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो देखते हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो यहीं पे आपका स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इस दस्तावेज को जन शिक्षा या फिर मास एजुकेशन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। मतलब इसको माना जाता है कि भाई मास एजुकेशन या फिर एक तरीके से जितने भी बहुत ज्यादा लोगों तक एजुकेशन फैल पाए, इस चीज के लिए ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये काम किया था। तो ये वुड डिस्पैच ध्यान में रहेगा। वुड डिस्पैच 1854 में, वुड नाम का व्यक्ति है जो कि एक डॉक्यूमेंट या फिर एक डॉक्यूमेंट लिख के किसको दिया है, लॉर्ड डलहौजी को दिया है 1854 में। ठीक है, यहां पे ये क्या क्या चीज का बात किया है, तो एक तो बात किया है कि भाई जो मेरा क्या बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन का बात किया है। प्राइमरी एजुकेशन जो होगा वो क्या होगा, मेरे लैंग्वेज में होगा, मेरा जो मदर लैंग्वेज है, मदर जो टंग है उस पे होगा। उसके अलावा माध्यमिक और आपका उच्च शिक्षा ये जो है ये एक तरीके से इंग्लिश में होगा। ठीक है, इंग्लिश जो एजुकेशन हो रहा है उसके लिए ग्रांट दिया जाएगा सरकार के द्वारा। सरकार जो है वो 1 लाख रुपए हर साल यूज करेगी कहां पे, तो इस एक प्रकार से इंग्लिश के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। कब आया, 1854 में आया। यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन का बात किया गया है, यहाँ पे शिक्षा में अधिकारों का बात किया गया है, यहाँ पे कन्या के शिक्षा के बारे में, फीमेल एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। ये मास एजुकेशन भी यहीं पे आता है कि भाई अब एक तरीके से सभी लोगों तक ये पूरा एक तरीके से पहुंच जाए, है ना। तो ये वुड डिस्पैच ध्यान में रहेगा 1854, लॉर्ड डलहौजी। ऐसा तो नहीं है ना कि सर से पार हो रहा है, ज्यादा देर क्लास हो गया है तो, हाँ बताइए जरा सा, सर से पार नहीं हो रहा है ना कि हम लोग 5 मिनट और कर सकते हैं ना, 5-7 मिनट 10 मिनट, हाँ कि बंद किया जाए। चलिए ठीक है, मतलब किया जा सकता है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका वुड डिस्पैच। अब वुड डिस्पैच में ही, वुड डिस्पैच कब आया है, वुड डिस्पैच आपका 1854 में आया और 1854
1954 के आसपास में ही इस वुड डिस्पैच का बहुत सारी चीजों को लागू करने का बात किया जाता है। एक तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको वुड डिस्पैच को क्यों मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इस वुड डिस्पैच के आधार पे कौन कौन सा काम हुआ था उसको अब हम लोग को देखना है। तो वुड डिस्पैच इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच में क्या हुआ, एक तो जितना भी गांव है वहां पे प्राथमिक जो विद्यालय है उसका स्थापना किया गया। जितना भी गांव है सभी गांव में कुछ स्कूल खोला जाए, ठीक है। तो स्कूल खोलने का यहां पे काम स्टार्ट हुआ। एंग्लो वर्निकुलर आपका हायर एजुकेशन या फिर हाई स्कूल, या फिर एक प्रकार से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रकार से आपका इंग्लिश एजुकेशन, एंग्लो एजुकेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एंग्लो वर्निकुलर मतलब कि उनके लैंग्वेज में, इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज है उसके आधार पे हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ साथ में मिक्स करके यहाँ पे हाई स्कूल का आपका एजुकेशन स्टार्ट हुआ। और उसके बाद आपका ये ध्यान रखना कि जितना भी जिला था, जितना भी डिस्ट्रिक्ट था, उस जिला में क्या किया गया, उस जिला में कॉलेजेस का स्थापना किया गया। जैसे कि आपको दिखता है सेंट कोलंबस है ना, जो हजारीबाग में है। तो ये सब भी उसी टाइम पे, एक तरीके से उसी टाइम पे स्टार्ट किया गया था कि भाई हर जिला में एक एक कॉलेज हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हर जितना भी गांव है वहां पे आपका स्कूल खोला जाए, प्रारंभिक स्कूल खोला जाए। उसके अलावा आपका वर्निकुलर, एंग्लो वर्निकुलर आपका हाई स्कूल खोला जाए। एंग्लो वर्निकुलर मतलब कि उनके लैंग्वेज में, जहां पे हिंदी और इंग्लिश या फिर आपका जो मदर टंग है वो और जो इंग्लिश है उसको साथ साथ में लेके पढ़ाया जाने लगा आपका हायर एजुकेशन मतलब हाई स्कूल में। और उसके अलावा जो जितना भी महाविद्यालय है वो वहां कहां खुलेगा, तो जो मतलब जितना भी जिला है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक कॉलेज खुलेगा। और एक ध्यान रखना, जितना भी प्रेसिडेंसी है, जैसे हम आपको बताए ना कि बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया या मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया या फिर मुंबई प्रेसिडेंसी हो गया, इन सभी में विश्वविद्यालय होगा। मतलब झारखंड में अगर कोई भी अगर कॉलेज खुलेगा तो वो किससे एसोसिएटेड होगा, तो वो बंगाल में या फिर आपका यूनिवर्सिटी है उससे एसोसिएटेड होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे विश्व आपका महाविद्यालय कॉलेजेस खोला गया हर डिस्ट्रिक्ट में एक। और जितना भी प्रेसिडेंसी है, चाहे वो आपका मुंबई है, आपका मद्रास है, कोलकाता है, वहां पे क्या किया गया, वहां पे विश्वविद्यालय खोला गया। ये तीन आपको ध्यान में रखना है। और ये तीन के आधार पे, इसी तीन के आधार पे फिर क्या होता है, तो 1857 में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि इसी वुड डिस्पैच के जस्ट बाद में इनकी बातों को मानते हुए 1857 में 3 विश्वविद्यालय खोले गए। हम लोग वो देखे ना कि भाई 3 जो है कि क्या बोलते हैं प्रेसिडेंसी, यहां पे क्या खोला जाएगा, यहां पे यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, है ना, यहां पे यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी कब खोला जाता है, तो 1857 में खोला जाता है। और इसका आपको क्रम ध्यान में रखना है। सबसे जो पहला यूनिवर्सिटी खुला था वो कहां पे खुलेगा, तो आपको ध्यान में होगा कि भाई सबसे पहला तो जहां पे कैपिटल है वहां पे खुलेगा। तो जो जनवरी वाला टाइम था वहां पे कोलकाता में खुलता है। ये आप मंथ ध्यान में मत रखिएगा, बस ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहला कोलकाता में खुला है, उसके बाद में बॉम्बे में खुला है और सबसे लास्ट में आपका मद्रास में खुला है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये 3 यूनिवर्सिटी आपको एकदम यहाँ पे ध्यान में रखना ही है, ठीक है, एकदम आपको ध्यान में रखना है कि भाई 1857 में 3 यूनिवर्सिटी खुला है। कौन कौन सा, सबसे पहला खुला है आपका कोलकाता में, उसके बाद खुला है आपका कहां पे, मुंबई में, और लास्ट में सबसे लास्ट में खुला है आपका मद्रास में। तो 3 जगह में ये खुलता है। उसके अलावा अब हुआ क्या, हुआ सिंपल से ये कि भाई भारत है, इतना बड़ा सा भारत है ना। अभी का भारत तो हम ये कर रहे हैं, अभी का भारत कर ले, ये पूरा जो एरिया जो बांग्लादेश वाला एरिया है वो भी, ये जो पूरा पाकिस्तान वाला जो एरिया है वो भी इसी में था। तो ये भारत ठीक ठाक बड़ा था। तो आपको ये ध्यान में रखना कि क्या हम केवल 3 यूनिवर्सिटी रखेंगे कि एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोल दिए, कि यहाँ पे खोल दिए, कि यहाँ पे खोल दिए, तो क्या इससे काम चलेगा, तो ऑब्वियसली काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए किया ये गया कि भाई एक हम यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। ये कौन सा यूनिवर्सिटी था, तो ये आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था। और आपको ये ध्यान रखना, सॉरी ये पंजाब हो गया, पंजाब वाला एरिया, और यहाँ पे आपका हो गया, ये वाला हो गया आपका इलाहाबाद, ये हो गया आपका पंजाब, ये आपका हो गया यहाँ पे इलाहाबाद, है ना। तो इन दोनों जगहों में भी, ठीक है, एक तो 3 तो खुल चुका है, कब 3 खुल चुका है 57 में। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि पंजाब और इलाहाबाद में भी यूनिवर्सिटी खोला गया। पंजाब में कब खोला गया है, पंजाब में खोला गया है आपका 1882 में, और इलाहाबाद में खोला गया है 1887 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ये 2 डेट भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए, और इन्फिल्ट्रेशन जो हम लोग देखे ना थ्योरी, इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी में हम लोग क्या देखे कि भाई एक तरीके से क्या किया जाए, जो हम लोग देखे आपका मैकाले का जो था, मैकाले में यही था कि भाई हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके जीवन में घुसा जाए, है ना, मतलब एक प्रकार से जनता के जीवन में घुसपैठ किया जाए। इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी यही था। इसको क्या बोला जाता है, ये जो वुड डिस्पैच है इसको बोला जाता है आपका डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। अच्छा, फिल्ट्रेशन थ्योरी यहां पे हो गया है, ये इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है। तो इसको IN आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है,
ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, ये फिल्ट्रेशन नहीं है, ये इनफिल्ट्रेशन है, ठीक है, ये इनफिल्ट्रेशन है, तो थोड़ा सा इसमें आपको इस चीज को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, ये इनफिल्ट्रेशन है। ये इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, इसको डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जनता में भी हम एक प्रकार से सबसे जो नीचे का तबका है उसमें हम घुसने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला जाता है। इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब घुसपैठ कर रहे हैं, डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब कि एक प्रकार से मतलब इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी हम लोग इसको बोले थे, मैकाले का जो सिद्धांत आया था उसको हम लोग बोले थे, है ना, मैकाले का जो ये था, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट आया था, उसमें हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको क्या बोला जाता है, तो इसको डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद समझ में आया होगा ये पूरा 1857 वाला पूरा आपको समझ में आया होगा। ये इसमें क्या क्या चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें आप कम से कम अगर आपको कुछ भी ध्यान ना रहे, कुछ भी ध्यान ना रहे तो आप ध्यान में रखिएगा, वुड डिस्पैच 1854 में आया है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो है वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल है। वुड डिस्पैच मतलब वुड नाम का व्यक्ति डॉक्यूमेंट दिया था, क्या चीज बात हुआ था वो हम देख चुके हैं। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि 1857 में 3 आपको यूनिवर्सिटी खोला गया है, कोलकाता में, उसके बाद मुंबई में, और सबसे लास्ट में कहां पे, मद्रास में। ये 3 खोला गया, लेकिन बाद में ये लगा कि भाई हमको इतना में तो पूरा कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, तो कोशिश ये किया गया कि अब धीरे धीरे और यूनिवर्सिटी खोलते हैं। तो क्या किया गया, सबसे में एक यूनिवर्सिटी खोला 1883 में। उसके जस्ट 5 साल के बाद में इलाहाबाद का खोला गया, जिसको हम लोग अभी भी देखते हैं ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। वो कब बना है, तो आपको ध्यान रखना है 1887 में बना है, 87 में बना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ये ध्यान में रखिए कि भाई ये सब चीज जो हम आपको बोले, ये कम से कम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1925 में ये जो जितना भी यूनिवर्सिटीज है, इस यूनिवर्सिटीज को एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहे, है ना। ये जो यूनिवर्सिटी हम लोग खोल रहे हैं ये सब कनेक्टेड रहे, इसके लिए 1925 में क्या किया जाता है, तो आपका इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया जाता है कि भाई सभी यूनिवर्सिटी एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, कुछ भी बात हो तो ये लोग एक तरीके से कल्चरल प्रोग्राम करते रहे, साथ साथ में कोई कंपटीशन करना है तो वो करते रहे, कोई डिबेट करना है, कुछ भी प्रोग्राम करना है तो ये लोग साथ साथ में नॉलेज एक्सचेंज ये लोग करते रहे। इसके लिए 1925 में क्या खोला गया, तो आपका इंटर यूनिवर्सिटी आपका खोला गया, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड खोला गया। और इसी को बाद में क्या कर दिया गया ना, इसी को बाद में इसका नाम रख दिया गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जो कि आज भी काम करता है। तो आप देखते हैं ना कि एक यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ में मैच खेल रहा है, या फिर एक यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके कुछ प्रोग्राम कर रहा है, वो सब चीज कौन करता है, तो इसी एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है, जो कि 1925 में बना था, ठीक है। ध्यान में रहेगा, ये ध्यान में रहेगा, 1925 ध्यान में रहेगा, 1887 ध्यान में रहेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उससे 5 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी ध्यान में रहेगा, उससे पहले आपको हम बोले मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास से पहले मुंबई, और मुंबई से पहले आपका क्या, मुंबई से पहले हम आपको बोलेगा तो ये कलकत्ता वाला यूनिवर्सिटी 1857 वाला, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो कि आपको एकदम याद में रखना ही है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आज के क्लास में यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का एक हो गया आपका हंटर कमीशन, एक इंपॉर्टेंट बच चुका है। एक आपका क्या बोलते हैं, इंडिया का जो यूनिवर्सिटी जो कमीशन है वो बच चुका है, और एक आपका लास्ट में आपका यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, जो कि 1905 में बना है। इसके जस्ट बाद फिर हम लोग ये सब करेंगे, ये कुछ चीजें हैं। और उसके बाद हम लोग 1947 के बाद क्या क्या चीज हुआ है, कौन कौन सा कमीशन बना है, भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब कब आया है, कौन कौन सा एजुकेशन पॉलिसी का क्या क्या चीज बात था, कौन कौन सा कमीशन बनाया गया है ना। जो हम लोग देखते हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होता है या फिर 2 लैंग्वेज फॉर्मूला है, तो ये सब कैसे काम करता है, कौन इसका रिकमेंडेशन क्या दिया है, कौन कौन सा कमिटीज बना है, ये सब चीज हम लोग अब नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। बता दीजिएगा एक बार कि भाई समझ में आया आज का क्लास, नहीं आया है, ठीक है। ये जो जितना भी चीज हम आपको बताए हैं, ये सब चीजों को आपको एकदम इसमें ध्यान में रखना ही है ना। हम क्या क्या देखें, हम लोग मुगल काल पूरा देखें, मुगल काल में क्या क्या चीज हुआ है। उसके अलावा हम लोग भारत में क्या बोलते हैं, आधुनिक कैसे स्टार्ट हुआ, आधुनिक शिक्षा कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें हम लोग क्या देखें, तो आपका 1823 का आपका एल्फिंस्टोन नाम का जो मिनट था वो जारी हुआ था, है ना। उसके अलावा हम क्या क्या देखें, तो आपका मैकाले 1835, उसके अलावा वुड डिस्पैच 1854, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, समझ में आया, हाँ चलिए ठीक है, बढ़िया, दोनों को समझ में आ चुका है। चलिए आज के क्लास को तो हम लोग करते हैं समाप्त। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश करिए कि ये पूरा जो आज का क्लास है उसको पूरा को साथ में ही देखने का, ठीक है। अगर कोशिश करिए, क्योंकि ये जो है ये
और कोशिश करिए कि एक तरीके से इसका छोटा छोटा नोट्स आप लोग बनाते जाने का, ठीक है। इसको कोशिश, अच्छा एक और चीज, बहुत बार हम आपको हमेशा से ये चीज बोले हैं कि कोशिश करिए कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो उसको एकदम शॉर्ट प्रिसाइज नोट बनाइए। आपका एक पेज में ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप उसको एकदम छोटा छोटा सा लिखिए, जिससे कि आप एक पेज खोले और एक पेज में ही पूरा का पूरा आप रिवाइज कर लें। जब आपको पलटना पड़ता है ना पेजेस, तो वो ज्यादा एक तरीके से हेक्टिक लगता है कि अरे यार इतना सारा चीज है, तो वो कम से कम आपको बड़ा नहीं लगना चाहिए। आपको अपने ब्रेन को ठगना है कि भाई इतना ही तो है, ठीक है। 5 मिनट मतलब 5 मिनट लगेगा इसको रिवाइज करने में, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को यहाँ पे करते हैं समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक जुड़े रहे। सभी को थैंक यू।